हेलो एवरीवन, मैं मनोज श्रीवास्तव स्वागत करता हूं आपका मोशन लखनऊ के यूट्यूब चैनल पे। तो वन शॉट सीरीज जो हमारी चल रही है उसी सीरीज की एक और कड़ी लेकर के मैं आया हूं आपके सामने 12th का बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री ना सिर्फ हमारे बोर्ड्स बल्कि जेई नीट के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर माना जाता है। चलिए देर किए बिना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हम डील क्या करते हैं, एक टाइप की एनर्जी होती है केमिकल एनर्जी जो रिएक्शन से रिलेटेड है, एक होती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो करंट से रिलेटेड है। तो इसमें हम लोग केमिकल एनर्जी और इलेक्ट्रिकल एनर्जी का इंटर कन्वर्जन करते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में। सबसे पहले हमारा जो टॉपिक है पहला वो है कंडक्टेंस, कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। कंडक्टेंस का मतलब ये होता है कि हम लोग के जैसे कोई चार्ज है वो कितनी आसानी से किसी हमारे कंडक्टर से फ्लो कर रहा है, उस आसानी को ही नाम दिया जाता है कंडक्टेंस। जैसे आपने रेसिस्टेंस पढ़ा होगा कि जब भी कोई चार्ज फ्लो करता है तो उसके फ्लो करने में जो बाधा उत्पन्न होती है, जो रेसिस्टेंस मतलब जो आपकी बाधाएं आती हैं, यानी कि एक तरीके से बोलें जो प्रतिरोध आता है, उसी को हम लोग कहते हैं रेसिस्टेंस। और रेसिस्टेंस जितना ज्यादा होगा कंडक्टेंस उतना ही कम होगा। तो कंडक्टेंस क्या है, हमने कहा अगर हम लोग का चार्ज फ्लो कर रहा है तो फ्लो करने में जो प्रॉब्लम आ रही है वो रेसिस्टेंस है। तो जो आसानी आ रही है, जिस ईज के साथ आपका चार्ज फ्लो कर रहा है, उस ईज को ही नाम दिया जाता है कंडक्टेंस। तो कंडक्टेंस जो है वो टर्म जो है वो चार हमारे बेसिक टर्म यहाँ पे डिफाइन होते हैं। रेसिस्टेंस जो मैंने आपको पहले बता दिया, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, स्पेसिफिक रेसिस्टेंस जो होता है आपका सॉरी स्पेसिफिक रेजिस्टेंस होता है जिसको हम लोग रो से दिखाते हैं, और कंडक्टेंस होता है जिसको हम लोग जी या फिर सी से दिखाते हैं। ये हमारा आर से दिखाया जाता है, ये रो से दिखाया जाता है, ये जी या फिर सी से दिखाते हैं। स्पेसिफिक कंडक्टेंस को कप्पा से दिखाते हैं। एक एक करके हम लोग इन टर्म्स के बारे में पढ़ते रहेंगे। चलिए सबसे पहले रेसिस्टेंस। रेसिस्टेंस जो है हमारा वही जो मैंने आपको बताया, आर। आर जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है सेल कांस्टेंट के। सेल कांस्टेंट क्या होता है, एल बाई ए। एल बाई ए अगर हम यहाँ पे प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटा दें तो हमारा एक हम लोग कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करते हैं जो कि हमारा रो कहलाता है। रो वही हमारा स्पेसिफिक रेसिस्टेंस। इसके बाद हमारा आता है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। ये देखिए वही सी चीज को डिफाइन किया हुआ है, रो बराबर आर ए बाई एल। यहाँ पे अगर आप ए और एल दोनों को 1 1 कर देंगे तो रो आर के बराबर हो जाता है। स्पेसिफिक रेसिस्टेंस का मतलब होता है एक ऐसा आपका रेसिस्टेंस जिसमें आपका सेल की जो लंबाई, सेल में जो इलेक्ट्रोड्स के बीच का डिस्टेंस है वो 1 हो, और जो बीच का जो क्रॉस सेक्शन एरिया है हमारे इलेक्ट्रोड्स का वो 1 हो। जब ए और एल दोनों 1 1 हो जाते हैं तो रो की वैल्यू आर के बराबर हो जाती है। अच्छा, हमारा कंडक्टेंस क्या होता है, कंडक्टेंस देखिए इनवर्स ऑफ रेसिस्टेंस इज कॉल्ड कंडक्टेंस। वही जो मैंने बताया था कि जितना ज्यादा रेसिस्टेंस होगा उतना कम कंडक्टेंस होगा। ठीक है, तो कंडक्टेंस को जी से दिखाते हैं। देखिए 1 अपॉन आर करेंगे तो ये ए रो बाई ए अपॉन एल रो हो जाएगा। अच्छा, अब ये जो 1 अपॉन रो है, 1 अपॉन रो को हम लोग कप्पा बोलते हैं। के लिखा जाता है लेकिन पढ़ते कप्पा है। स्पेसिफिक रेसिस्ट कंडक्टेंस बोलते हैं, ध्यान रखिएगा कप्पा है कटप्पा नहीं। तो हमारा जो जी है यानी जो कंडक्टेंस है, इसकी यूनिट हम लोग जरूर याद रखेंगे। आर की यूनिट क्या है, ओम। ओम रेसिस्टेंस की, तो इसकी ओम इनवर्स। इसके अलावा भी बहुत सारी यूनिट है, ओम इनवर्स भी बोलते हैं यूनिट। आपकी जो जी की यूनिट है वो ओम भी है। कुछ लोग ऐसे सॉरी ऐसे भी लिख देते हैं उल्टा, इसको ओम इनवर्स पढ़ते हैं, इसको मो पढ़ते हैं, MHO। हमारी जो SI यूनिट है वो आपकी है साइमन। साइमन को हम लोग S से दिखाते हैं। ये आपकी कंडक्टेंस की SI यूनिट है। चलिए आगे बढ़ेंगे। कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी जैसे स्पेसिफिक रेसिस्टेंस था वैसे ही स्पेसिफिक कंडक्टेंस होता है जिसको हम लोग कंडक्टिविटी भी बोलते हैं, जिसे कप्पा से दिखाते हैं। तो जो आया था ना हमारा डिफाइन होकर के, तो वहां से हमने लिखा कप्पा इक्वल टू जी एल बाई ए। अब L को 1 कर दीजिए, A को 1 कर दीजिए, तो A और 1 दोनों 1, L और A दोनों 1 हो गए, तो हमारा कप्पा इक्वल टू कितना आ जाएगा, G। तो यहाँ पे कप्पा की यूनिट क्या होगी, कप्पा की यूनिट होगी ओम इनवर्स, मीटर इनवर्स या सेंटीमीटर इनवर्स जिसको बोलिए, या साइमन सेंटीमीटर इनवर्स या साइमन मीटर इनवर्स। अब इनमें जो अच्छी बात है जो मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो साइमन सेंटीमीटर इनवर्स है ये भले ही SI यूनिट नहीं है, SI यूनिट आपकी है साइमन मीटर इनवर्स, पर ज्यादा काम हमारे ये आएगी। केमिस्ट्री में साइमन सेंटीमीटर इनवर्स ज्यादा यूज होता है साइमन मीटर इनवर्स के कंपैरिजन में। अच्छा, एक चीज और जाने, साइमन मीटर इनवर्स जो है वो आपका 100 साइमन मीटर इनवर्स इक्वल्स टू होता है 1 साइमन सेंटीमीटर इनवर्स। कहने का मतलब ये है कि अगर मान लीजिए कभी कन्वर्जन आ गया, कभी कन्वर्जन आ गया तो आप ऐसे कन्वर्जन कर लेना। ठीक है, अच्छा अब देखिए जैसे ही आप L1 करते हैं, A1 करते हैं,
तो हमारा वॉल्यूम कितना हो जाएगा, वॉल्यूम हो जाएगा A इंटू एल, ए क्रॉस सेक्शन इंटू लेंथ, तो हमारा ये भी 1 हो जाएगा। तो अगर आपको कप्पा को डिफाइन करना है तो कप्पा को हम डिफाइन ऐसे करते हैं कि कप्पा इज इक्वल्स टू जी, जब ए और एल दोनों 1 1 हो जाएंगे, जब ये दोनों 1 1 हो जाएंगे तो कप्पा इक्वल्स टू जी आ जाएगा, और उस टाइम वॉल्यूम कितना होगा 1। तो हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं, सुनिएगा जरा कप्पा को, कि कप्पा इज द कंडक्टेंस, जी इज कंडक्टेंस ना, तो कप्पा कंडक्टेंस है कब, जब वॉल्यूम कितना हो 1। तो यूनिट वॉल्यूम का कंडक्टेंस ही कंडक्टिविटी यानी कप्पा कहलाता है। ध्यान रखिएगा इस डेफिनेशन को, इस पे बेस्ड क्वेश्चन भी आते हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे। अब देखिए एक क्वेश्चन है, बहुत आसान सा क्वेश्चन है, कह रहा है कंडक्टिविटी ऑफ सेंटीमोलर सॉल्यूशन ऑफ KCl, कंडक्टिविटी दी है यानी कप्पा दिया हुआ है, कितना दिया है देखिए, कप्पा दिया हुआ है 0.0210 साइमन सेंटीमीटर इनवर्स, ये ओम इनवर्स को मैं साइमन बोल दे रहा हूँ। अच्छा रेसिस्टेंस भी दिया हुआ है, रेसिस्टेंस दिया हुआ है 60 ओम। कहा जा रहा है कि सेल कांस्टेंट क्या होगा, तो देखिए अभी हम लोग ने फॉर्मूला पढ़ा था, कप्पा इक्वल्स टू GL/A। चाहो तो यहां से तुम ये भी लिख सकते हो ना, L/A इक्वल्स टू कप्पा इंटू 1/G, और 1/G को अपन क्या बोलते हैं, 1/G को हम लोग बोलते हैं R यानी रेसिस्टेंस। तो ये देखिए L/A, नाउ व्हाट इज L/A, L/A कहलाता है सेल कांस्टेंट। तो यहां से देखिए हमारा L/A हो गया सेल कांस्टेंट, तो यहां से देखिए हमारा हम लोग का L/A आ जाएगा, कप्पा की जगह 0.0210 इंटू R की जगह 60, इसमें वैल्यू पुट करिए, आंसर निकाल लीजिएगा। मेरे ख्याल से देखो 6 हो 12, यानी ये 1 पॉइंट कुछ करके आना चाहिए, 1.2 1.3 के आसपास। ओ 1.26 भी है, 1.34 भी है, तो जरा एक बार कैलकुलेट कर लीजिएगा इसको, आई गेस 1.26 आंसर होना चाहिए। चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन या नेक्स्ट टॉपिक की ओर। हाँ, अब देखिए कंडक्टेंस जो है हमारा, कंडक्टेंस के बेस मतलब कंडक्टेंस जो है वो कंडक्टर के लिए मेनली होता है। तो अब हमारे जो कंडक्टर हैं वो कंडक्टर मेनली दो टाइप का कंडक्टेंस कहलाता है, एक होता है मेटालिक कंडक्टेंस, एक होता है इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस। मेटालिक कंडक्टेंस को हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टेंस भी बोलते हैं। अब इनमें थोड़ा थोड़ा डिफरेंस समझ लेते हैं। अब मेटालिक कंडक्टेंस क्या होता है, मेटालिक कंडक्टेंस में देखिए क्या लिखा है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस थ्रू मेटल्स इज कॉल्ड मेटालिक कंडक्टेंस। मतलब जैसे कोई लोहे का तार है, उसमें अगर कोई करंट फ्लो कर रहा है, चार्ज फ्लो कर रहा है, इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है, तो उसको हम लोग कहेंगे मेटालिक कंडक्टेंस हो रहा है। ये फ्री मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से होता है, मेटल में फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टेंस आपका डिपेंड करता है नेचर एंड स्ट्रक्चर ऑफ मेटल, मतलब आपका मेटल का नेचर क्या है, उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन कितने हैं, इन सब पे डिपेंड करता है। इसके अलावा नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन पर भी आपका डिपेंड करेगा कि कितना आपका कंडक्टेंस होगा। आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि बताइए सबसे ज्यादा कंडक्टेंस किस मेटल का होता है, जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है, बताना है आपको कमेंट सेक्शन में। चलिए मेटालिक कंडक्टेंस देखिए किस पे डिपेंड कर रहा है, टेम्परेचर पे डिपेंड कर रहा है। अगर आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो मेटालिक कंडक्टेंस कम हो जाता है। क्यों कम हो जाता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो है फ्लो कर रहे हैं। अगर आपने टेम्परेचर बढ़ाया तो इलेक्ट्रॉन का जो आपका फ्लो हो रहा है, जो यूनिफॉर्म फ्लो होता है, लीनियर फ्लो होता है, वो डिस्टर्ब हो जाएगा, रैंडम आपका मोशन स्टार्ट हो जाएगा इलेक्ट्रॉन में। तो इलेक्ट्रॉन जो एक आपके नॉर्मली फ्लो करते हैं बड़े प्यार से, वो इधर उधर जिगजैग मोशन करने लग जाएंगे, जिससे उनके फ्लो करने में प्रॉब्लम आएगी। पहले वो अच्छे खासे एक लीनियर फ्लो कर रहे थे, एकदम स्ट्रेट लाइन में फ्लो करेंगे, लेकिन अगर आप टेम्परेचर बढ़ा देंगे तो इनका ये फ्लो गड़बड़ा जाएगा। चलिए अच्छा, एक चीज और जानने वाली है कि मेटालिक कंडक्टेंस के दौरान कोई केमिकल चेंज नहीं आता है। क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है, अगर आपका कोई मेटालिक कंडक्टेंस यानी आप लोहे के तार में अगर मान लीजिए बिजली फ्लो करा रहे हैं तो सोना नहीं बनेगा, ठीक है। कुछ लोग बोलते हैं कि हाँ भैया यहाँ से ये डालेंगे तो यहाँ से सोना निकलेगा, ये सब यहाँ नहीं होता है। अब आते हैं इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस पे। इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस मतलब यहाँ पे एक इलेक्ट्रोलाइट होगा। इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, जो हमको आयंस देता है। तो यहाँ पे अब की बार जो आपका इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन से जो हमारा कंडक्टेंस होता है उसे इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस बोलते हैं। तो देखिए लिखा है इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस थ्रू इलेक्ट्रोलाइट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस। ये किस लिए होता है, ये फ्लो ऑफ आयंस की वजह से होता है। यहाँ पे आपके जो चार्ज कैरियर होते हैं वो आपके आयंस होते हैं। मेटालिक कंडक्टेंस में आपका वो थे क्या कहते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे आपके आयंस होते हैं। अब देखिए इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस इस पर डिपेंड करता है नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट पे, कि आपका इलेक्ट्रोलाइट का नेचर क्या है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, वीक इलेक्ट्रोलाइट है, ज्यादा आयंस दे रहा है, कम आयंस दे रहा है, इस पर डिपेंड करेगा। ऑब्वियस सी बात है, जो ज्यादा आयंस देगा वो ज्यादा कंडक्टेंस प्रोड्यूस करेगा। साइज एंड सॉल्वेशन ऑफ आयन, मतलब अगर आपके आयन का साइज बड़ा है तो उसका फ्लो मुश्किल होगा। भाई नॉर्मल सी बात है ना, कोई मोटा आदमी है, कोई है बहुत तगड़ा एकदम भैंस जैसा आदमी है, उसको चलने में बड़ी प्रॉब्लम होगी। तो अगर आपका आयन एकदम हाथी जैसा है तो उसको चलने में प्रॉब्लम होगी।
दुबला पतला आयन है, छोटा आयन है, पानी में मूव करने में उसको आसानी होगी। अब ये जो पानी में मूव करने में आसानी होती है, ये कुछ चीजों पे डिपेंड करती हैं बातें। तो इसमें सबसे पहले एक आता है आपका हाइड्रेशन एनर्जी, जो हम लोग पीरियोडिक टेबल में पढ़ते हैं। तो साइज ऑफ हाइड्रेटेड आयन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आपका हाइड्रेशन एनर्जी। और जो आपका हाइड्रेशन एनर्जी होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है आपके इनवर्सली क्या मैं डायरेक्टली लिखता हूं चार्ज के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है साइज के। जैसे मान लीजिए हमने कहा लिथियम प्लस है, सोडियम प्लस है, पोटेशियम प्लस है, रुबिडियम प्लस है और सीजियम प्लस है। अगर हम आपसे बात करें तो इन पांचों में सबसे ज्यादा हाइड्रेशन एनर्जी किसकी होगी, तो हम कहेंगे इन पांचों में सबसे ज्यादा हाइड्रेशन एनर्जी लिथियम की होगी, मैक्सिमम हाइड्रेशन एनर्जी। क्यों? साइज इसका सबसे ज्यादा है, ठीक, साइज इसका सबसे कम है। तो अगर हम इसका एक्वस यानी इसको पानी में डाल दें, इन सबको अगर हम पानी में डाल दें, तो अगर आपसे बोले कोई कि इन पांचों में बताइए साइज का क्या ऑर्डर होगा, तो साइज पता है सबसे ज्यादा किसका बड़ा होगा, Li प्लस का। क्यों? क्योंकि Li प्लस एक्वस जो है हाइड्रेशन एनर्जी हाई होने की वजह से इसका पानी में साइज इंक्लूडिंग वाटर स्फीयर बहुत बड़ा हो चुका है। तो लिथियम प्लस का साइज सबसे बड़ा है, तो ये सबसे स्लो मूव करेगा पानी के अंदर और ये सबसे फास्ट मूव करेगा, ठीक है। नेचर एंड विस्कोसिटी ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट अगर विस्कस है तो फ्लो में प्रॉब्लम आती है। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, आपका इलेक्ट्रोलाइट की कॉन्सेंट्रेशन में भी डिपेंड करता है, अभी हम बात करेंगे इस बारे में। टेम्परेचर, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो इन आयंस की काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है, तो आयंस की काइनेटिक एनर्जी बढ़ने से इनका मूवमेंट फास्ट हो जाता है, और मूवमेंट फास्ट हो जाने से ये कंडक्टेंस इनका बढ़ जाता है, ठीक है। चलिए बढ़ेंगे आगे हम लोग। अब देखिए मेजरमेंट ऑफ कंडक्टिविटी। अब देखिए जो हम लोग आयनिक सॉल्यूशन की कंडक्टिविटी मेजर करते हैं, ये जनरली देखिए कंडक्टिविटी मेजर की जाती है आपकी, यानी कंडक्टिविटी कहिए या रेसिस्टेंस कहिए या कंडक्टेंस कहिए, सब जुड़े हुए हैं आपस में। ये आपका किया जाता है हमारा जो एक आयनिक सॉल्यूशन के लिए खासकर, तो एक कंडक्टिविटी सेल का यूज करते हैं। कंडक्टिविटी सेल में हम लोग जो करंट फ्लो कराते हैं वो एसी फ्लो कराते हैं, डीसी नहीं। नॉर्मली डीसी फ्लो कराया जाता है, जैसे हम लोग वायर का कंडक्ट रेसिस्टेंस निकालें तो डीसी फ्लो कराएंगे, डायरेक्ट करंट, लेकिन यहां पे आपको ऑल्टरनेटिंग करंट की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। ये देखिए ये है आपका कंडक्टिविटी सेल जो है, हम लोग देखिए लिखा है फर्स्ट प्रॉब्लम इज ओवरकम बाय यूजिंग एसी, कि हम लोग एसी यूज करते हैं। अच्छा एक चीज और कि हमारा जो आयन है, जैसे कोई वायर है, वायर को तो हम डायरेक्टली कहीं पे दो वायर के दो सिरे होते हैं, हम कहीं भी कनेक्ट कर सकते हैं, पर सॉल्यूशन को कहीं थोड़ी ना हम कनेक्ट कर सकते हैं, सॉल्यूशन कोई वायर जैसा थोड़ी ना है। तो देखिए हम लोग जो है देखिए लिखा है सॉल्यूशन कैन नॉट बी कनेक्टेड टू द मेजरिंग ब्रिज लाइक अ मेटालिक वायर और अदर सॉलिड्स। तो ये प्रॉब्लम्स जो है इसमें मैंने पहले बताया कि डीसी नहीं यूज करते हैं, एसी यूज करते हैं, और दूसरा हम लोग कंडक्टिविटी सेल की मदद से हम लोग कंडक्टेंस को नाप सकते हैं। अब आता है एक टर्म मोलर कंडक्टिविटी। मोलर कंडक्टिविटी क्या होता है? मोलर कंडक्टिविटी या इसी को मोलर कंडक्टेंस भी बोल देते हैं। अगर आपके सॉल्यूशन में 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट का है, कितने मोल इलेक्ट्रोलाइट का है? 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट है, तो वो सॉल्यूशन जितना भी कंडक्टेंस प्रोड्यूस करता है उसे हम मोलर कंडक्टेंस या मोलर कंडक्टिविटी कहते हैं। सिंबल लैम्डा एम होता है। इसका फॉर्मूला भी याद रखेंगे, कप्पा इंटू 1000 डिवाइडेड बाय मोलैरिटी। ध्यान ये रखना है, कप्पा यहाँ पे साइमन सेंटीमीटर इनवर्स में होना चाहिए, मोलैरिटी मोल पर लीटर में होनी चाहिए। अगर आप यही चीज एसआई में चाहते हैं तो एसआई में फॉर्मूला थोड़ा सा बदल जाएगा, लैम्डा एम इक्वल्स हो जाएगा कप्पा बाई एम। यहाँ ध्यान रखिएगा कप्पा साइमन मीटर इनवर्स में होना चाहिए, और पता है मोलैरिटी किसमें होनी चाहिए? मोल एसआई में है ना, तो लीटर में नहीं, मीटर क्यूब में। पर मैं आपको ये फॉर्मूला कतई रिकमेंड नहीं करूंगा, मैं हमेशा कहूंगा इसी वाले फॉर्मूले को लगाइए, क्योंकि हमारी मोलैरिटी मोल पर लीटर में देखने की आदत है। चलिए बढ़ेंगे हम आगे। अब देखिए एक क्वेश्चन है, क्या कह रहा है? मोलर कंडक्टिविटी ऑफ 0.5 मोल पर लीटर, डेसीमीटर क्यूब मतलब लीटर, सॉल्यूशन ऑफ AgNO3 विद इलेक्ट्रोलाइट कंडक्टिविटी ऑफ 5.76। अच्छा देखिए डेटा लिखते रहते हैं, आसान क्वेश्चन है। मोलैरिटी दिया है 0.5 मोल पर लीटर, कंडक्टिविटी कप्पा दिया है 5.76 इंटू 10⁻³ साइमन सेंटीमीटर इनवर्स, और हमसे पूछा क्या है? मोलर कंडक्टिविटी पूछ रहा है। सीधे फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन हो गया, मोलर कंडक्टिविटी इक्वल्स टू कप्पा इंटू 1000 डिवाइडेड बाई मोलैरिटी।
मुझे नहीं लगता है मुझे अब इसको आगे सॉल्व करना चाहिए, इसमें बस वैल्यू डालिए, आंसर निकाल लीजिए। ठीक है भैया। चलिए बढ़ेंगे हम लोग आगे। इफेक्ट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन या डाइल्यूशन ऑन कंडक्टिविटी एंड मोलर कंडक्टिविटी। अब देखिए, जैसे कंडक्टिविटी की डेफिनेशन में जाइए, कप्पा की डेफिनेशन क्या थी? यूनिट वॉल्यूम का कंडक्टेंस कंडक्टिविटी था। अब जैसे मान लीजिए आपके पास एक सॉल्यूशन है, आपने उसमें पानी मिलाया, तो पानी मिलाने से क्या होगा? वॉल्यूम बढ़ेगा। पर वॉल्यूम बढ़ने से इलेक्ट्रोलाइट थोड़ी ना बढ़ जाएगा, पानी डाल रहे हैं, वो इलेक्ट्रोलाइट तो डाल नहीं रहे, तो नंबर ऑफ आयंस तो कांस्टेंट रहेंगे। समझ में आ रही बात? तो पानी डालने से क्या होगा? वॉल्यूम बढ़ जाएगा, पर आयंस तो उतने ही है। तो आप बताइए, सोचिए खुद से, यूनिट वॉल्यूम यानी एक वॉल्यूम में, यूनिट वॉल्यूम में आपके आयंस बढ़ जाएंगे या कम हो जाएंगे? कम हो जाएंगे, क्योंकि ओवरऑल वॉल्यूम बढ़ रहा है, तो नंबर ऑफ आयंस तो वही है, तो हर वॉल्यूम में अब आपके आयंस कम हो जाएंगे, आयंस दूर दूर हो जाएंगे। तो अब यूनिट वॉल्यूम का कंडक्टेंस कम हो जाएगा। तो यानी जब भी आप डाइल्यूशन करते हैं, जब भी आप डाइल्यूशन करेंगे तो आपका कप्पा कम हो जाएगा। कप्पा क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, याद रखिएगा। अच्छा, अब चलो कप्पा तो कम हो गया, मोलर कंडक्टिविटी पे क्या असर पड़ेगा? भाई मोलर कंडक्टिविटी जो होती है, अगर आप समझ पा रहे हो कि वो 1 मोल का कंडक्टेंस है। अब आपका सॉल्यूशन है, उसमें 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट है, मान लीजिए आपने पानी मिलाया, तो क्या 1 मोल से वो 2 मोल हो जाएगा या आधा मोल हो जाएगा? नहीं, मोल तो एक ही रहेगा। अब आपने पानी मिलाया तो आयंस के बीच का गैप बढ़ जाएगा। अब आयंस क्या है? एक दूसरे से इंटरेक्ट कर सकते हैं। जैसे मान लो प्लस आयन को फ्लो करना है, जैसे मान लीजिए ये सॉल्यूशन है हमारा, ये सॉल्यूशन में हमने यहाँ पे पॉजिटिव टर्मिनल लगा दिया बैटरी का, यहाँ नेगेटिव टर्मिनल लगा दिया। अब यहाँ जो आयंस होंगे, ये आयंस फ्लो करेंगे पॉजिटिव आयन नेगेटिव टर्मिनल की ओर, नेगेटिव आयन पॉजिटिव टर्मिनल की ओर। तो होगा क्या, या क्या हो सकता है? पॉजिटिव नेगेटिव जब जा रहे होंगे अगल बगल से क्रॉस करेंगे, तो हो सकता है एक दूसरे से हेलो कर लें कि भैया कहाँ जा रहे हो? वो कहेगा हम प्लस के पास जा रहे हैं, माइनस कहेगा हम प्लस के पास जा रहे हैं, प्लस कहेगा माइनस के पास जा रहे हैं। तो ऐसा भी तो हो सकता है कि ये दोनों कहें यार तुम हमारे से ही मिल लो आकर के, हम भी तो प्लस माइनस ही हैं आपस में। तो ये अगर आपस में आयन इंटरेक्ट करेंगे तो इनके फ्लो करने में प्रॉब्लम आएगी। तो इस फ्लो को रोकने के लिए, इस फ्लो से बचने के लिए, यानी ये जो फ्लो आ रहा है, इस फ्लो में कोई व्यवधान ना है, तो हम चाहेंगे कि आयन में इंटरेक्शन कम से कम हो। जैसे ही आप पानी डालेंगे, आयंस दूर दूर हो जाएंगे, तो इनके बीच का इंटरेक्शन कम हो जाएगा। इस इंटरेक्शन कम होने से ये जो आपस में ये हाई हेलो कर रहे थे, ये जो डिस्ट्रैक्शन क्रिएट कर रहे थे एक दूसरे के पढ़ाई में, मैं बच्चों के मैं पढ़ाई में ले आता हूँ, एक दूसरे के जो फ्लो में डिस्ट्रैक्शन ला रहे थे, वो डिस्ट्रैक्शन खत्म हो जाएगा, और डिस्ट्रैक्शन खत्म होने से आपका जो लैम्डा एम है वो क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा जो है डाइल्यूशन का इफेक्ट है मोलर कंडक्टिविटी और मोलर कंडक्टेंस पे। चलिए हम बढ़ेंगे, अब आते हैं लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी क्या होता है? जब आप वॉल्यूम को बढ़ाते बढ़ाते, आप पानी मिला रहे हैं, पानी मिलाने से वॉल्यूम बढ़ रहा है, और एक टाइम ऐसा आया कि वॉल्यूम इनफाइनाइट टेंड कर रहा है, इस टाइम पे जो भी लैम्डा एम होगा वही लैम्डा नॉट एम कहलाता है। वॉल्यूम इनफाइनाइट जाए तो लैम्डा एम क्या कहलाता है? लैम्डा नॉट एम, और इसी को बोलते हैं लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, क्योंकि इससे ज्यादा कंडक्टिविटी नहीं हो, मोलर कंडक्टिविटी नहीं हो सकती हमारे सॉल्यूशन की। ठीक है। अब देखिए, ये यहां पे आपका ग्राफ बना हुआ है लैम्डा एम वर्सेस रूट सी के बीच। ऐसा देखा गया कि जैसे जैसे आप स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए ये ग्राफ लीनियरली बढ़ता है, जैसे जैसे रूट सी कम होगा आपका लैम्डा एम लीनियरली बढ़ेगा। अब देखो ये जो ग्राफ बढ़ रहा है ना, इस ग्राफ को ऐसे पीछे मैच करा दो, जहां भी ये कट करेगा इसे हम कहेंगे लैम्डा नॉट एम। ठीक है, ये एक्सट्रापोलेशन किया है, ये ग्राफ प्रैक्टिकली बनाया जाता है, थ्योरेटिकली ग्राफ नहीं बनाया गया। अच्छा, यही मैं आपको वीक इलेक्ट्रोलाइट का भी दिखा देता हूं, हालांकि मैंने बनाया होगा वीक इलेक्ट्रोलाइट का, ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए। अच्छा चलिए थोड़ी सी और बात कर लेते हैं। 3 साइंटिस्ट हुए, डेबाई, हकल, ऑनसैगर। उन्होंने क्या बताया कि इस रिलेशन की मदद से हम लोग निकाल सकते हैं, इस रिलेशन की मदद से हम एक्सप्लेन कर सकते हैं इस ग्राफ को, लैम्डा में इक्वल्स टू लैम्डा नॉट एम माइनस ए रूट सी। यहाँ पे ए जो है वो एक कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट जो होता है वो सेम होता है फॉर सेम टाइप ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। जैसे NaCl, KCl सेम टाइप के इलेक्ट्रोलाइट हैं, MgCl2, CaCl2 सेम टाइप के इलेक्ट्रोलाइट हैं, उनके लिए A सेम होगा, और यही हमारा स्लोप A है। ठीक है, चलिए बढ़ेंगे आगे। अब यही कहानी अगर हम लोग
वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए देखिए ये सब पूरा जो मैंने आपको समझाया ये वही यहाँ पे पूरा लिखा हुआ है, सेम टाइप ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स, ठीक है। वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए अगर हम लोग देखें तो ये ग्राफ आपका बड़ा ही रैंडमली चेंज होता है, मतलब देखिए वही रूट सी, जैसे जैसे यहाँ देखिए यहाँ रूट सी है, ये रूट सी यहाँ पे मिसिंग लिखा है, ये रूट सी यहाँ पे है, जैसे जैसे रूट सी कम होगा तो देखिए बड़ा ही अजीब ढंग से बन रहा है, कोई पैटर्न नहीं बन रहा, तो ये आप इसको ऐसे आगे एक्सटेंड नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो एक्सटेंड नहीं कर पाओगे तो हम लोग कभी भी इसको आगे कहीं कट नहीं कर पाएंगे, तो प्रैक्टिकली हम लोग वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए लैम्डा नॉट एम नहीं फाइंड कर सकते। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए कर सकते क्योंकि स्ट्रेट लाइन आ रहा है, उसको डॉट डॉट करके आगे बढ़ा दो, लैम्डा नॉट एम आ जाएगा, लेकिन वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए इशू है। तो यहां आता है हमारा, इसी समय आता है कोलरॉश लॉ। कोलरॉश लॉ हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कोलरॉश लॉ क्या कहता है? कोलरॉश लॉ है, कहता है अगर हम लोग इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे हैं, किस पे हैं? इनफाइनाइट डाइल्यूशन। इनफाइनाइट डाइल्यूशन का मतलब वॉल्यूम कितना हो चुका है? वॉल्यूम हो चुका है इनफाइनाइट। इस टाइम पे सब आयन एक दूसरे से अलग होंगे, बहुत दूर दूर होंगे, उनके बीच कोई इंटरेक्शन नहीं होगा। अगर आप टोटल कंडक्टेंस चाहते हैं तो आप जैसे मान लीजिए किसी भी इलेक्ट्रोलाइट का अगर हम लोग वो चाहते हैं नेट कंडक्टेंस, तो सिंपली उसको ऐसे लिखा जा सकता है, x लैम्डा नॉट m a y प्लस y लैम्डा नॉट m b x माइनस, अर्थात A जितना भी कंडक्टेंस प्रोड्यूस कर रहा है, B जितना भी कंडक्टेंस मोलर कंडक्टेंस प्रोड्यूस कर रहा है, उनको डायरेक्टली ऐड कर दीजिए इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे। ये आपका कोलरॉश लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयंस कहलाता है, ठीक है। कब वैलिड होता है ये? आपका इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे। कौन से कंडक्टेंस के लिए या कौन सी कंडक्टिविटी के लिए? मोलर कंडक्टिविटी या फिर आपका इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी के लिए, ठीक है। अब देखिए जैसे कि एग्जांपल है लैम्डा नॉट एम NaCl का कैसे लिखा जाएगा? लैम्डा नॉट Na प्लस लैम्डा नॉट Cl माइनस, ठीक है। चलिए बढ़ेंगे आगे। ये देखिए जनरल लिखा हुआ है, अगर आपके कोई जैसे मैंने AX BY करके दिखाया ना, तो ये उसी टाइप का आपका ये एक फॉर्मूला बना दिया है। अब देखिए एप्लीकेशन ऑफ कोलरॉश लॉ। पहली एप्लीकेशन है लैम्डा नॉट एम फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट, जो है वो आप कोलरॉश लॉ की मदद से ऑब्टेन कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा है आपका अल्फा। अगर वीक इलेक्ट्रोलाइट है तो वीक इलेक्ट्रोलाइट का डिग्री ऑफ डिसोसिएशन भी निकाल सकते हैं इस फॉर्मूले से, लैम्डा एम अपॉन लैम्डा नॉट एम से। इसके अलावा आप K यानी जो डिसोसिएशन कांस्टेंट होता है, जो C अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा होता है, आयनिक इक्विलिब्रियम में हम लोग पढ़ते हैं, उसको भी आप यहां से निकाल सकते हो। अल्फा आपने निकाला था लैम्डा एम अपॉन लैम्डा नॉट एम, यहां पे रख दीजिएगा, सीधे आ जाएगा। अच्छा, आप स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट यानी कि जो प्रेसिपिटेट होते हैं उनकी सॉल्युबिलिटी भी कैलकुलेट कर सकते हैं। प्रेसिपिटेट्स के लिए एक कंडीशन हम लोग एज्यूम करते हैं कि प्रेसिपिटेट के लिए लैम्डा एम की वैल्यू लैम्डा नॉट एम के बराबर मानी जाती है। तो अगर लैम्डा एम और लैम्डा नॉट एम बराबर है तो आप लैम्डा नॉट एम कहीं से निकाल लीजिएगा। कैसे निकालेंगे, कभी क्वेश्चन आएगा तो देखेंगे। तो वहां से लैम्डा एम के फॉर्मूले की जगह लैम्डा नॉट एम लिख दीजिए, कप्पा इंटू 1000 अपॉन सॉल्युबिलिटी। यहां से सॉल्युबिलिटी आ जाएगी, और सॉल्युबिलिटी आने के बाद आपका मन करे तो KSP भी निकाल सकते हो। याद है KSP निकालने के लिए फॉर्मूला होता था S स्क्वायर 4S क्यूब, ऐसे करके डिफरेंट फॉर्मूले हुआ करते थे। चलिए अब देखिए जरा सा एक क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल है, देखते हैं जरा सा। ये आपका नीट में आया हुआ न्यूमेरिकल है। क्वेश्चन है फॉलोइंग लिमिटिंग कंडक्टिविटी दी H2SO4 की X, K2SO4 की Y और CH3COO की Z। तो कह रहा है CH3COOH की क्या होगी। पहले मैं बता देता हूँ क्या क्या दिया हुआ है। देखो एक एक डेटा को लिख रहा हूँ। H2SO4 के लिए मैं लैम्डा नहीं लिखूंगा, जरा देखना। ये दिया हुआ है 2H प्लस SO4 2 माइनस, ये दिया हुआ है X। K2SO4 वाला डेटा क्या है, देखो 2K प्लस SO4 2 माइनस, ये दिया हुआ है आपका Y। ओके, और आपका CH3COO के दिया हुआ है, नहीं CH3COO माइनस प्लस K प्लस, ये आपका क्या दिया हुआ है, ये दिया हुआ है आपका Z। इन तीनों की ये डेटा गिवन है, इन तीनों की हेल्प से हमें CH3COOH के लिए वैल्यू निकालनी है। CH3COOH के लिए कैसे लिखेंगे, CH3COO माइनस प्लस H प्लस। अब इन तीनों डेटा की हेल्प से ये डेटा डिराइव करना है। कैसे डिराइव कर सकते हैं, फटाफट देखें। डिराइव करने के लिए एक काम करिए, देखिए हमको यहाँ पे 2H प्लस दिख रहा है, पर हमको रियलिटी में कितना H प्लस चाहिए, सिर्फ एक। तो एक काम करिए,
इस इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर दीजिए, ये देखिए 2 से डिवाइड हो गया, तो अब ये एक H प्लस बचा होगा। अच्छा, अब मैं क्या कर रहा हूं, पहली इक्वेशन और तीसरी इक्वेशन को ऐड करूंगा, पर इनको ऐड करने से एक एक्स्ट्रा K प्लस आ जाएगा। देखो इस K प्लस को मुझे यहाँ नहीं चाहिए, मेरे पास देखो एक एक्स्ट्रा SO4 2 माइनस बाई 2 आ जाएगा, ये भी मुझे नहीं चाहिए। तो अब एक काम करिए, इस वाली इक्वेशन को भी 2 से डिवाइड कर दीजिए। अभी मैं बताता हूँ क्या है। अब देखिए ये इक्वेशन 1 मान लीजिए, इसको इक्वेशन 2 मान लीजिए, इसको इक्वेशन 3 मान लीजिए। अच्छा 2 से यहाँ भी डिवाइड होगा, तो अब एक काम करिए 1 प्लस 3 कर दीजिए, उसमें से 2 को माइनस कर दीजिए। देखिए क्या आ रहा है, 1 क्या है H प्लस प्लस SO4 2 माइनस बाई 2 प्लस CH3 COO माइनस प्लस K प्लस माइनस। अब देखना 2 को माइनस कर रहे हैं, 2 से 2 एक ये आ गया K प्लस प्लस SO4 2 माइनस बाई 2, और ये इक्वल्स टू आ जाएगा x बाई 2 प्लस z माइनस y बाई 2। देखो यहां से K प्लस कट गया, SO4 2 माइनस कट गया, जो हमें चाहिए था वो आ चुका है। ठीक है, तो अब आप इसको खुद से देखिए कौन सा आंसर है, जो भी आंसर है उसको आप मार्क कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए टाइम नहीं वेस्ट करते हैं, बढ़ते हैं आगे। एक सेकेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन इसको पढ़िए। क्या कर रहा है क्वेश्चन में, मोलर कंडक्टेंस ऑफ NaCl, HCl, CH3, COONA इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे दिए गए हैं। और CH3 COOH के लिए इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे पूछा है, ये आपको खुद से करना है, ट्राई करिएगा। ऐसे देखिए लैम्डा नॉट m दिया हुआ है AgNO3 का, लैम्डा नॉट m दिया हुआ है KCl का, लैम्डा नॉट m दिया हुआ है आपके KNO3 का, और पूछा जा रहा है AgCl का। खुद से करना है, बिल्कुल सिमिलर टाइप का क्वेश्चन है। हाँ, अब ये देखिए ये एक बना हुआ है ग्राफ, ओके, लिखा हुआ है पूरा डिटेल लिखी हुई है, फिर क्वेश्चन ये फॉलोइंग फिगर शोड इंडिपेंडेंस ऑफ ये, ठीक है, द नंबर ऑफ इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछे जा रहे हैं। ध्यान रखिएगा भैया, करेक्ट स्टेटमेंट नहीं पूछ रहा है, इनकरेक्ट पूछ रहा है। जब भी क्वेश्चन एग्जाम में पढ़े ऐसे अंडरलाइन कर लिया करिए खास की पॉइंट को, ताकि हमें पता रहे कि हमें क्या करना है। पता चला हमने इनकरेक्ट पूछा, करेक्ट करके चले आए। तो देखिए ये आपका किसके लिए होता है, बी वाला स्ट्रेट लाइन है, ये स्ट्रॉन्ग के लिए होता है, और ये जो कर्व वाला है किसके लिए होता है, वीक के लिए होता है। एक एक स्टेटमेंट पढ़ते हैं, देखिए कौन सा सही है। ये कहाँ आया हो, जेईई मेन में आया हुआ क्वेश्चन है। तो देखिए लैम्डा नॉट m फॉर इलेक्ट्रोलाइट A इज ऑब्टेन्ड बाय एक्सट्रापोलेशन। A के लिए एक्सट्रापोलेशन का मतलब होता है ग्राफ को एक्सटेंड करना। क्या A के लिए ग्राफ को एक्सटेंड करा जा सकता है, नहीं, ये ऐसे हमारा लैम्डा नॉट m नहीं आता। B के लिए लैम्डा m वर्सेस रूट सी ग्राफ स्ट्रेट लाइन है विद इंटरसेप्ट इक्वल टू लैम्डा नॉट m। यस ये सही है, ये देखो पीछे जाकर के लैम्डा नॉट m पे कट करता है, B के लिए तो सही है। At infinite dilution, the value of degree of dissociation approaches 0 for electrolyte B। नहीं, ये गलत है। जब आपका इनफाइनाइट डाइल्यूशन होता है, तो इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे आपका जो C होता है वो 0 टेंड करता है। आपने पढ़ा है अल्फा इक्वल्स टू होता है जो रफली अंडर रूट K बाई C। तो अगर C 0 की ओर टेंड करेगा तो अल्फा अपने मैक्स की ओर टेंड करेगा, और अल्फा का जो मैक्स होता है वो 1 होता है। तो ये गलत दिया हुआ है, तो दो स्टेटमेंट तो गलत हो गए, मतलब A और C गलत हो चुके हैं। लैम्डा नॉट m फॉर एनी इलेक्ट्रोलाइट A और B कैन बी कैलकुलेटेड यूजिंग लैम्डा नॉट m फॉर इंडिविजुअल लाइन। यस ये सही है, इंडिविजुअल लाइन का आप दे दीजिए, डायरेक्ट वो कोलरॉच लॉ लगा देंगे, उससे ऐड हो जाएगा। तो केवल दो स्टेटमेंट सही है, दो स्टेटमेंट गलत है। वाह व्हाट अ लक। अगर मान लो तुमने इसे इनकरेक्ट की जगह करेक्ट भी पढ़ लिया होता तो तुम करेक्ट भी दो बोलते और इनकरेक्ट भी दो है। तो इसका सही जवाब है 2। ठीक है, चलिए बढ़ेंगे आगे। फिर देखिए मोलर कंडक्टिविटी ऑफ 0.007 m एसिटिक एसिड इज दिस, लैम्डा m दिया हुआ है। व्हाट इज द डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिटिक एसिड। तो देखिए मैं इसको थोड़ा सा आपको करके दिखा दे रहा हूँ, बाकी आपको ही करना है। अब देखिए डिसोसिएशन कांस्टेंट बोला एसिटिक एसिड का, ठीक है। अब डिसोसिएशन कांस्टेंट हम लोग को अगर निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले तो अल्फा निकालें। अल्फा होता है लैम्डा m बाई लैम्डा नॉट m, ठीक। लैम्डा m कैसे आएगा, लैम्डा m आएगा कप्पा इंटू 1000 डिवाइडेड बाई मोलैरिटी। कप्पा कितना दिया है, कप्पा दिया हुआ है, देखिए मोलर कंडक्टिविटी अच्छा दिया हुआ है। ओह मैं अरे सॉरी, मोलर कंडक्टिविटी दिया है, छोड़िए, ये तो डायरेक्ट दिया हुआ है, ध्यान ही नहीं दिया। 20 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, ये दिया हुआ है। अच्छा लैम्डा नॉट m क्या हो जाएगा, देखो दोनों आयन का अलग अलग दिया है इन्होंने,
बस इन दोनों को ऐड कर दीजिए, यानी 350 प्लस 50, इन दोनों को ऐड कर दिया 400 आ गया। ठीक है, अब ये देखिए अल्फा क्या आ जाएगा, अल्फा हो जाएगा 20/400, ये कैंसिल हो जाएगा, ये 1/20 आ रहा है विच इज रफली कमिंग एज 0.05। अल्फा कितना आ रहा है 0.05। ठीक, अब हमने पढ़ा हुआ है k इक्वल्स टू होता है c अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा, पर तुम्हें नहीं लग रहा है अल्फा बहुत छोटा है 1 के कंपैरिजन में, तो हम क्या करने वाले हैं, इस 1 माइनस अल्फा को और नियरली 1 मान लेंगे, तो यहाँ से k कितना आ जाएगा, k आ जाएगा c अल्फा स्क्वायर, c कितना है 0.007 इंटू अल्फा है, ओके, अल्फा हमने कितना निकाला है 0.05 और इसका आप स्क्वायर कर लेना। ठीक है, इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे, तो जो भी सॉल्व करने से आ रहा है मार्क कर दीजिएगा आंसर। ठीक है, मुझे लग रहा है ऐसा, देखिए 5 का स्क्वायर होता है 25, 25 से 175, ये 175 करके कुछ आना चाहिए, ये 250 है, 1.75 है, ये 175 है, तो देखो आंसर या तो 1 है या तो 3 है, लेकिन आपको आंसर इस फॉर्मेट में लाना है, समथिंग इंटू 10⁻⁵, तो इंटू 10⁻⁵ जरूर आना है, तो इसको कैलकुलेट करिएगा, आपके लिए है आंसर, इसको आप खुद से करेंगे। चलिए बढ़ते हैं हम आगे। फिर है इलेक्ट्रोलिटिक सेल्स एंड इलेक्ट्रोलिसिस। अब देखिए इलेक्ट्रोलिटिक सेल क्या होता है, इलेक्ट्रोलिटिक सेल का मतलब होता है एक ऐसी डिवाइस जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करे, मतलब आपने करंट फ्लो कराया, क्या फ्लो कराया, करंट, उससे हमारी रिएक्शन हो। ठीक है, ये आपका एक नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस को करवाता है। अच्छा, अब माइकल फेराडे ने सबसे पहले इस आपके जो वो है इलेक्ट्रोलिसिस, इसको आपका इलेक्ट्रोलिसिस के लिए नियम दिए थे, रूल्स दिए थे। इनके दो लॉ कहलाते हैं, एक है फर्स्ट लॉ, दूसरा है सेकंड लॉ। एक एक करके दोनों लॉ देख लेंगे। फर्स्ट लॉ क्या बोलता है, फर्स्ट लॉ कहता है जितना ज्यादा चार्ज फ्लो कराओगे उतना ज्यादा आपका वेट आपका डिपॉजिट होगा प्रोडक्ट का, यानी W वेट, यानी वेट ऑफ प्रोडक्ट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज, यानी Q। प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटा दो तो Z एक कांस्टेंट लगा दिया, जैसे इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट कहते हैं, और Q की जगह हम IT लिख सकते हैं, तो फॉर्मूला आ जाएगा W इक्वल्स टू ZIT। यहाँ Z जो होता है वो आपका इक्विवेलेंट वेट ऑफ सब्सटेंस जो प्रोडक्ट बन रहा है डिवाइडेड बाई 96500 होता है। ठीक है, चलिए बढ़ेंगे आगे। सेकेंड लॉ क्या कहता है, सेकेंड लॉ कहता है कि अगर आपने मान लीजिए कुछ लोग जो हैं, अगर आपने कुछ लोगों को एक सीरीज में कनेक्ट किया हुआ है, जैसे देखिए 3 सेल आपके सीरीज में कनेक्टेड है, तो इसका मतलब सेम चार्ज फ्लो करेगा। सेम चार्ज फ्लो करने पे आप आराम से बोल सकते हो, इसको हम फर्स्ट लॉ से ही देखो डिराइव कर लेंगे, W इक्वल्स टू ZIT था, सीरीज में करने से आपका IT सेम हो जाएगा, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, WA अपॉन WB, अगर दो अलग अलग लोग हैं इसको हम बोल सकते हैं ZA अपॉन ZB, और ZA को क्या बोल सकते हैं, A का इक्विवेलेंट वेट अपॉन 96500 डिवाइडेड बाई EB अपॉन 96500, तो WA अपॉन WB आ जाएगा EA अपॉन EB, या सिंपली बोल सकते हैं W डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू E। ये आपका सेकेंड लॉ है फैराडे का, कि वेट ऑफ सब्सटेंस प्रोड्यूस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स इक्विवेलेंट वेट। ठीक है, चलिए बढ़ेंगे आगे। यही देखिए, ये सब आपका वही सेम चीज यहाँ पे डिराइव लिखी हुई है। अच्छा, आप इलेक्ट्रोलिसिस के प्रोडक्ट किस पे डिपेंड करते हैं, तो आपके डिपेंड करेंगे नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट पे, कि हमने कौन सा इलेक्ट्रोलाइट लिया है, उसमें आयंस कौन से हैं, जल्दी रिएक्ट करने वाले आयंस हैं, देर से रिएक्ट करने वाले आयंस हैं, इन सब पे डिपेंड करेगा। और इलेक्ट्रोड्स कैसे हैं, आपने एक्टिव इलेक्ट्रोड लिया है जो रिएक्शन में पार्ट ले सके, या आपने इनएक्टिव इलेक्ट्रोड लिया है, इन सब पे डिपेंड करेगा आपका प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। ठीक है, देखिए अब इलेक्ट्रोलाइटिक सेल जो है, इसमें आपके दो पार्टीशन होते हैं, दो कंपार्टमेंट होते हैं, एक कंपार्टमेंट नहीं बोलना चाहिए, दो आपके इलेक्ट्रोड होते हैं, एक एनोड और एक कैथोड। एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है और कैथोड पे रिडक्शन होता है। अब देखिए एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सॉल्ट, जैसे यहां पे कुछ आपके थंब रूल टाइप से बताए गए हैं कि आपके अगर सिल्वर आयन है, कॉपर आयन है अगर सॉल्यूशन में, तो वो हमेशा आपके कैथोड पे डिपॉजिट होते हैं, यानी सिल्वर, कॉपर, गोल्ड वगैरह अगर गलती से इनके आयंस हैं तो रिडक्शन वगैरह जब भी होगा तो ये आपके कैथोड पे डिपॉजिट होंगे। मोर रिएक्टिव मेटल आयन जैसे सोडियम हो गई, सोडियम आयन हो गया, K+ आयन हो गया, आपका मैग्नीशियम हो गया, ये लोग कभी भी, यानी S ब्लॉक, एल्यूमिनियम वगैरह, ये सब जो मेटल हैं ये सब कभी भी एनोड कैथोड पे डिपॉजिट नहीं होती। मतलब मेरा कहने का ये मतलब है कि जैसे कॉपर है तो कॉपर 2+ तो कॉपर में कन्वर्ट होगा,
पर Na में जल्दी कन्वर्ट नहीं होता है अगर एक्वस मीडियम है तो एक्वस मीडियम में वाटर अपना खुद का रिडक्शन करवा लेता है और बना देता है H2 प्लस OH माइनस। ये इक्वेशन हम लोग याद रखें, ठीक है। इसके अलावा जैसे आयंस में ये बड़े बड़े दिखने में आयंस लगे, जैसे SO4 माइनस, नाइट्रेट, फॉस्फेट, कार्बोनेट, ये जल्दी ऑक्सीडाइज नहीं होते, इनके बदले वाटर का ऑक्सीडेशन हो जाता है। वाटर का ऑक्सीडेशन का मतलब जैसे H2O है वो कन्वर्ट हो जाएगा 2H प्लस प्लस O2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। अच्छा, यहीं पे अगर मान लीजिए साथ में ये होता है SO4 माइनस, तो वैसे तो इसके ऑक्सीडेशन से ये बनता है H2O8 2 माइनस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, पर मैं आपको बोल रहा हूँ ऐसा यहाँ कुछ नहीं होने वाला है, ठीक है। चलिए बढ़ेंगे हम आगे। अब ये देखिए सब पूरा एक डेटा दिया हुआ है कि अगर आप फ्यूज NaCl लेने, फ्यूज मतलब आपका NaCl गला दिया है तो Na प्लस Cl माइनस होगा, तो Na प्लस आपका इलेक्ट्रो एनोड पे जाएगा, कैथोड पे जाएगा, Cl माइनस कैथोड पे जाएगा, Na और Cl बनेगा। इसमें देखिए सब में इलेक्ट्रोड हमने Pt लिए हुए हैं। इस चार्ट को आप ध्यान से देखिएगा, अभी जो मैंने रूल्स बताया उसको फॉलो करिएगा। अब जैसे एक्वस CuSO4 है तो एक्वस CuSO4 में हमें Cu2 प्लस मिलेगा, Cu2 प्लस कन्वर्ट होगा Cu में, ध्यान रखना। अब पानी आने का रोल नहीं आएगा। यहाँ देखो जैसे आपका ये एक्वस KCl था, ये एक्वस NaCl था, तो देखो कैथोड पे आपका K प्लस रिएक्ट नहीं किया, H2O ने रिएक्शन किया, जो मैंने बताया था ना पानी खुद का रिडक्शन करा लेता है, वही हुआ। एनोड पे देखो सल्फेट का ऑक्सीडेशन नहीं हुआ, किसका ऑक्सीडेशन हुआ? वाटर का ऑक्सीडेशन हुआ, ठीक है। चलिए देखिए एक क्वेश्चन आया, ऑन इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ डाइल्यूट H2SO4 यूजिंग प्लैटिनम इलेक्ट्रोड, कौन सा आपका प्रोडक्ट बनेगा एनोड पे? तो अब खुद से बताना है आपको। अच्छा, अब जैसे एक एक्सप्लेनेशन पूछा जाता है कि मान लीजिए मैंने कहा कि मैं और आप हैं, हम दोनों एक इलेक्ट्रोड पे प्रेजेंट हैं, पर आपका रिएक्शन हो जा रही है, मेरी रिएक्शन नहीं हो रही है, तो हम लोग क्या बोलते हैं? जैसे जो रिएक्शन नहीं कर रहा है, जो रिएक्शन नहीं कर रहा है, इसका मतलब उसकी रिएक्शन आसान है या मुश्किल है? मुश्किल है। तो मुश्किल रिएक्शन को करवाने के लिए ज्यादा एनर्जी लगती है, और इसको हम लोग टेक्निकली बोलते हैं कि इसके लिए रिक्वायर्स ओवर पोटेंशियल, यानी ये ओवर पोटेंशियल पे है। ओवर पोटेंशियल मतलब जो नॉर्मली पोटेंशियल पे हो जाना चाहिए था काम, उससे ज्यादा पोटेंशियल अप्लाई करना पड़ सकता है, ठीक है। तो कहीं भी हो आप ये ओवर पोटेंशियल लिख दीजिएगा या कह दीजिएगा रिक्वायर्स मोर एनर्जी। जैसे मान लीजिए किसी ने कहा कि वाटर एक्वस NaCl में Na का रिडक्शन नहीं होता है, वाटर Na प्लस का रिडक्शन नहीं होता है, वाटर का रिडक्शन हो जाता है, कहेगा Na प्लस इज एट हायर ओवर पोटेंशियल या इज एट ओवर पोटेंशियल, ऐसे करके हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। चलिए ये आपको खुद से करना है जो पिछला था। द नंबर ऑफ फैराडे इज रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 20 ग्राम ऑफ कैल्शियम फ्रॉम मॉल्टन CaCl2। अब देखिए यहाँ पे एक फॉर्मूले हम लोग थोड़े से जान लें। एक फॉर्मूला होता है मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन का, ये मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन का फॉर्मूला होता है चार्ज इन कूलॉम डिवाइडेड बाय 96500। अभी जो 96500 है इसे हम लोग कहते हैं 1 फैराडे या 1 फैरेड, इसको 1 FP लिख सकते हैं, 1 फैराडे या 1 फैरेड जो भी आप बोलें, इसको हम 1 F लिखते हैं। और ये किसके बराबर है? ये होता है 1 मोल इलेक्ट्रॉन के चार्ज के बराबर। किसके बराबर? 1 मोल इलेक्ट्रॉन के चार्ज के बराबर। चलिए जल्दी से देखिएगा। अब ये क्वेश्चन है, नंबर ऑफ फैराडेज रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 20 ग्राम ऑफ कैल्शियम फ्रॉम मॉल्टन CaCl2। अब देखिए 20 ग्राम कैल्शियम बनाना है, CaCl2 मॉल्टन, किस में कन्वर्ट होगा ये? Ca2 प्लस 2Cl माइनस। तो Ca2 प्लस कैसे डिपॉजिट होगा? Ca2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन लेगा और कन्वर्ट हो जाएगा Ca में। अब देखिए 20 ग्राम ये बनाना है कैल्शियम, 20 ग्राम का मतलब कितने मोल्स? 20/14 यानी हाफ मोल। तो इसका हमें हाफ मोल बनाना है, सॉरी इसका हमें हाफ मोल बनाना है। अब स्टोइकियोमेट्री यानी मोल कॉन्सेप्ट में हम पढ़ चुके हैं कि देखिए यहाँ क्या लिखा है, फॉर ईच कैल्शियम वी नीड कितने Ca? 2 Ca। फॉर ईच कैल्शियम वी नीड 2 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए हर Ca के लिए। तो अगर एक के लिए 2 चाहिए तो हाफ के लिए कितना चाहिए होगा? हाफ के लिए चाहिए होगा 2 इंटू हाफ यानी कि 1 मोल। तो यहां देखिए हमें 1 मोल इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसका डबल, हाफ मोल का डबल 1 मोल इलेक्ट्रॉन, और 1 मोल इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है? 1 फैराडे। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1। ठीक है, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन था। चलिए बढ़ेंगे आगे।
A metal surface of 100 centimeter square area has to be coated with nickel layer of thickness this much. Current of 2 ampere was passed through a solution of this for x second to coat the desired layer. The value of x is in nearby integer. चलिए करते हैं इसको. देखिए कह रहा है सरफेस एरिया जो है वो आपका है 1100 सेंटीमीटर स्क्वायर. ठीक है. थिकनेस जो है आपकी d बोल देते हैं उसको, थिकनेस को, वो है 0.01 मिलीमीटर. तो यानी 0.001 mm है ना. तो सेंटीमीटर में करने के लिए 10⁻⁻1 और इंटू कर दीजिए तो आपका ये सेंटीमीटर में हो जाएगा. तो अब कितना वॉल्यूम करना है, देखो वॉल्यूम हो जाएगा 100 इंटू ये देखो 10⁻³ और 10⁻1 यानी 10⁻4 सेंटीमीटर क्यूब यानी 10⁻2 सेंटीमीटर क्यूब. ये वॉल्यूम हो गया. तो अब कितना वेट ऑफ निकल चाहिए होगा. निकल की डेंसिटी दी होगी. देखिए कहाँ दी है डेंसिटी ऑफ निकल, ये दी है देखिए 10 ग्राम पर ml. तो निकल की डेंसिटी दी है तो 10 इंटू 10⁻2 यानी डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, ये 10⁻1 ग्राम इतना निकल का वेट लगेगा. ठीक है. अब निकल का वेट दिया हो गया तो अब निकल के मोल्स निकाल लेते हैं. कितने मोल्स हो जाएंगे. 10⁻1 यानी 0.1 डिवाइडेड बाई 60 यानी 1/600 मोल्स हो जाएंगे. अब निकल देखिए Ni है, ये देखिए Ni जो है ये कन्वर्ट होगा Ni2 प्लस 2NO3 माइनस में. तो अगर निकल डिपॉजिट होगा कि तो किस रिएक्शन से डिपॉजिट होगा. Ni2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन से क्या बनेगा Ni. अब देखो हमारे पास निकल के मोल कितने 1/600. बताइए इसके लिए हमें कितने मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ेगी. तो एक के लिए हमें 2 की जरूरत पड़ती है डबल की. तो 1/600 के लिए कितने की जरूरत पड़ेगी 1/600 इंटू 2 यानी सॉल्व करके कितना आ जाएगा 1/300 मोल इलेक्ट्रॉन. ठीक है. अब ये देखिए मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन का एक फॉर्मूला होता है. मोल्स इलेक्ट्रॉन का क्या फॉर्मूला होता है. चार्ज अपॉन 96500 राइट. चार्ज की जगह पे हम क्या लिख देंगे. चार्ज की जगह पे लिख देंगे I मतलब करंट 2, T मतलब x डिवाइड बाय क्या 96500. ये किसके इक्वल दिया है 1/300 के. यहां से हम लोग x निकाल लेंगे. बहुत आसान सी कैलकुलेशन है, खुद से आप इसको ट्राई कर सकते हैं. ठीक है. इसको ट्राई करिएगा. बस 965 डिवाइड बाय 6 टाइप से आ जाएगा. 16 करके कुछ आ जाएगा. ठीक है. चलिए बढ़ेंगे आगे. तो ऐसे टाइप के क्वेश्चन में पहले हमने क्या किया, वॉल्यूम निकाला, वेट निकाला, वही सिंपल मोल कॉन्सेप्ट लगा दिया. तो देखा जाए ये क्वेश्चन और पिछला क्वेश्चन लगभग सिमिलर थे, बस इसकी लैंग्वेज थोड़ी अलग थी. अरे वो जेईई वाले थोड़े अलग सी लैंग्वेज में देते हैं. चलिए, हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ कोबाल्ट मेटल will be deposited when a solution of cobalt chloride is electrolyzed with a current of 10 ampere for 109 minute. कोबाल्ट 2 क्लोराइड. कोबाल्ट 2 क्लोराइड का मतलब हुआ कि हमारे पास COCl2 है जो कन्वर्ट होगा CO2 प्लस 2Cl माइनस में. अब देखो यार करंट भी दिया हुआ है, मिनट दिया, मिनट को सेकंड में कर लेना. इससे तुम पता लगाओ कि अगर कोबाल्ट को डिपॉजिट करना है तो देखो ये क्वेश्चन बनेगी भाई 2 प्लस है इसके ऊपर तो 2 इलेक्ट्रॉन लगेंगे कोबाल्ट बनाने के लिए. तो बताइए कितने ग्राम इसके डिपॉजिट होंगे. ये आपके लिए होमवर्क है, इसको खुद से ट्राई करिएगा और आंसर को कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि वेट ऑफ कोबाल्ट डिपॉजिट दिस मच. ठीक है. वैसे इसका आंसर क्या मैं आपको बता दूं, चलिए कमेंट में बताइएगा. बढ़ते आगे. वेट ऑफ सिल्वर डिस्प्लेस बाय क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी विच डिस्प्लेसेस इतने ग्राम ऑफ O2 एट STP. देखिए क्या कह रहा है, O2 डिस्प्लेस हो रही है STP पे. O2 डिस्प्लेस हो रही है कहां पे, STP पे. कितनी O2 डिस्प्लेस हो रही है जरा सा बात कर लेते हैं. O2 डिस्प्लेस हो रही है 5600 ml. तो मोल्स कितने हो गए O2 के बताओ. 5600 डिवाइड बाय 22400 यानी 1/4 मोल्स. अब तुम्हें अगर O2 के डिस्प्लेस होने की इक्वेशन मालूम हो तो O2 देखो इस इक्वेशन से बनती है. 2H2O गिव्स 4H प्लस क्या बोलते हैं O2 प्लस 4 इलेक्ट्रॉन. ये वाटर का ऑक्सीडेशन है, इसी के थ्रू O2 निकलती है, याद रखो. अब ये 1/4 मोल्स हैं. क्या तुम बता सकते हो इससे इलेक्ट्रॉन कितने रिक्वायर्ड होंगे. तो देखो एक O2 के लिए कितने इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड है 4 यानी 4 गुना. तो 1/4 के लिए कितना रिक्वायर्ड होगा 1/4 इंटू 4 यानी 1 मोल इलेक्ट्रॉन. अब 1 मोल इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड है. अब इसी 1 मोल इलेक्ट्रॉन से आपको क्या डिपॉजिट करना है, सिल्वर. तो सिल्वर के डिपॉजिट होने की क्या इक्वेशन होती है, Ag प्लस इलेक्ट्रॉन से क्या बनेगा Ag. तुम्हारे पास यार 1 मोल इलेक्ट्रॉन है
तो इससे कितने मोल Ag डिपॉजिट होगी, 1 मोल Ag डिपॉजिट होगी, और 1 मोल Ag स्टोइकियोमेट्री है ना, 1:1, तो 1 मोल Ag डिपॉजिट होगी, तो इस 1 मोल Ag का वेट क्या हो जाएगा 108 ग्राम, मोल्स इंटू मोलर मास कर देना, 1 मोल इंटू मोलर मास कितना है 108 है, कर दीजिएगा। ठीक है, आसान सवाल आता है, कोई बहुत डिफिकल्ट सवाल नहीं आता है हमारा, नीट में तो खासकर, जेई में तो फिर भी थोड़ा बहुत हो सकता है। कह रहा है वाइन 1 मोल के लिए ऑक्सीडाइज करने के लिए MnO4 2- को MnO4- में बदलना है, कितनी इलेक्ट्रिसिटी लगेगी, लीजिए कर लेते हैं अभी। क्या बोला है, MnO4 2- को ऑक्सीडाइज करना है MnO4- में, कह रहा है कितनी इलेक्ट्रिसिटी लगेगी, कितना कूलॉम्ब लगेगा। कैसे करेंगे, देखो यहाँ इसकी ऑक्सीडेशन नंबर +6 है, यहाँ Mn की +7 है, तो +6 से +7 जाने का मतलब इलेक्ट्रॉन एक निकाला होगा, कितने मोल हैं इसके 0.1 मोल। तो तुम क्या ये पता कर सकते हो कि कितने मोल इलेक्ट्रॉन लगेंगे, अच्छा जितने भी मोल इलेक्ट्रॉन लगे फिर इसको इंटू 96500 कर देना, क्योंकि आपका ये था ना फॉर्मूला, चार्ज अपॉन 96500 इक्वल्स टू मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो अगर एक बार मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन आ गए उसमें 96500 से हम लोग इंटू कर देंगे। ठीक है, चलिए भैया, अब नेक्स्ट है हमारा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या डिवाइस है, ये इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का जस्ट उल्टा है। एक सेकेंड, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल क्या करता है, वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में बदलता है, तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या करता है, केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदलेगा। तो देखिए लिखा हुआ है, इसका एग्जाम्पल हो गया गैल्वेनिक सेल, इसको गैल्वेनिक सेल भी बोलते हैं, वोल्टाइक सेल भी बोलते हैं। अब देखिए इस डिवाइस सेल का जो है, इसमें आपका गिब्स फ्री एनर्जी जो होती है वो कन्वर्ट होती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। इसके लिए एक फॉर्मूला भी यूज होता है, डेल्टा जी इक्वल्स टू -NFE। यहाँ पे क्या है, एन क्या है हमारा, मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्लो, कितने मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हैं, एफ वही हमारा फैराडे 196500, ई है हमारा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल या सेल पोटेंशियल, जो भी आप बोल रहे हैं। आगे बढ़ेंगे, अब देखिए, अब डेनियल सेल को जैसे हम लोग एक एग्जाम्पल ले रहे हैं, डेनियल सेल इज एग्जाम्पल ऑफ गैल्वेनिक सेल। मान लीजिए ये सेल रिएक्शन हो रही है, यहाँ क्या हो रहा है जरा देखिए, जिंक कन्वर्ट हो रहा है Zn2+ में, कॉपर 2+ कन्वर्ट हो रहा है कॉपर में। तो ये जो सेल रिएक्शन हो रही है, यहाँ एक का ऑक्सीडेशन हो रहा है, किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, जिंक का, Zn2+ में। रिडक्शन किसका हो रहा है, कॉपर 2+ का, किसमें, कॉपर में। तो ये आपकी एक सेल में होती है। इस सेल के 2 कंपार्टमेंट होते हैं, एक कंपार्टमेंट होता है हमारा कैथोड और एक कंपार्टमेंट होता है हमारा एनोड। अब देखो कैथोड और एनोड, ये देखिए, ये आपका लेफ्ट साइड में एनोड रखा जाता है और राइट साइड में कैथोड रखा जाता है। इसके बीच में देखिए कि एक यू ट्यूब होती है, आपकी उल्टी ट्यूब लगी होती है, ये सॉल्ट ब्रिज होती है। सॉल्ट ब्रिज का काम जो होता है वो होता है इन दोनों कंपार्टमेंट्स को कनेक्ट करके सर्किट कंप्लीट करना। इसके अलावा भी सॉल्ट ब्रिज के बहुत सारे काम हैं, वो हम लोग देख लेंगे क्वेश्चंस के थ्रू। इंटरनली ये सॉल्ट ब्रिज से कनेक्टेड रहते हैं इलेक्ट्रोड, और एक्सटर्नली ये आपके वायर के थ्रू कनेक्टेड रहते हैं, या वोल्ट मीटर वगैरह लगा देते हैं, स्विच वगैरह लगा रहता है। ठीक है, अब देखिए आपका लेफ्ट साइड एनोड है। अब हम लोग कैसे सेल को रिप्रेजेंट करते हैं जरा देखिएगा। ये जैसे आपका एनोड है, एनोड को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, एनोड हो गया, इसके बाद 2 वर्टिकल लाइन बनाएंगे, ये सॉल्ट ब्रिज होती है, और इधर हम कैथोड लिखते हैं। अब आपका कोई भी इलेक्ट्रोड हो, एनोड हो चाहे कैथोड, कैसे रिप्रेजेंट करते हैं जरा देखना, ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे कि आपका ये, चलिए क्वेश्चन के थ्रू हम लोग इसको समझेंगे। अब जैसे ये लिखा हुआ है ZnCu2+ Zn2+Cu, ये रिएक्शन है हमारी, इसको हम लोग कैसे सेल के कन्वेंशन में लाएंगे जरा देखिएगा। यहां जिंक कन्वर्ट हो रहा है Zn2+ में, तो ये आपका ऑक्सीडेशन है, तो ये ऑक्सीडेशन कहां होगा, एनोड पे होगा, कहां होगा, एनोड पे। और कॉपर 2+ कॉपर में कन्वर्ट हो रहा है, तो ये आपका क्या हो रहा है, रिडक्शन। ये रिडक्शन कहां होगा, कैथोड में होगा। एनोड कहां लिखा जाता है, लेफ्ट में, और कैथोड कहां लिखा जाता है, राइट में। अब देखिए इसको कैसे लिखा जाता है, यहां देखिएगा, जिंक जो है Zn कन्वर्ट हो रहा है Zn2+ में, तो एक ऐसे वर्टिकल लाइन बनाएंगे और फिर यहां लिख देंगे Zn2+। ठीक है, अच्छा रहेगा कि यहां एक्वस लिख दें और अच्छा रहेगा यहां सॉलिड लिख दें, क्योंकि जिंक सॉलिड है, आयन एक्वस होगा। फिर अब और तो कुछ हो नहीं रहा इधर, तो अब एक एक वर्टिकल लाइन बना देंगे, 2 वर्टिकल लाइन, ये सॉल्ट ब्रिज बताएंगी। और क्या हो रहा है, कॉपर 2+ कॉपर में कन्वर्ट हो रहा है,
तो ऐसे लिखेंगे कॉपर 2 प्लस कन्वर्टिंग इनटू कॉपर, तो यहाँ एक्वस लिख देना, यहाँ आप सॉलिड लिख देना। ठीक है, लीजिए हो गया सेल का रिप्रेजेंटेशन आपका। ठीक, अब जैसे देखिए यहाँ पे है कि हाफ H2 प्लस AgCl सॉलिड गिव्स H प्लस Cl माइनस एक्वस प्लस Ag। क्या बोल रहा है, बताइए किस सेल में हो रही है? जेई में 23 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो ये रिएक्शन कहाँ हो रही है, हम लोग इसको फटाक से देखें। हाँ चलिए, अब देखिए यहाँ क्या हो रहा है, H2 कन्वर्ट हो रहा है H प्लस में, तो मैंने लिखा H2, देखो ना 0 और यहाँ ये +1, तो ये ऑक्सीडेशन हो रहा है ना, तो H2 कन्वर्ट हो रहा है H प्लस में, पहले मैंने लिखा। ठीक, अब समझते हैं और क्या हो रहा है। अब देखो ये AgCl में Ag की ऑक्सीडेशन नंबर है +1 और यहाँ Ag की ऑक्सीडेशन नंबर है 0, यहाँ Cl के ऑक्सीडेशन नंबर है -1, यहाँ Cl के -1, तो यहाँ रिडक्शन AgCl में Ag का हो रहा है। पर AgCl तो देखो सॉलिड लिखा हुआ है, इट मीन्स ये आयंस में तो टूटेगा नहीं, सॉलिड चीज आयन में थोड़ी ना टूटती है, एक्वस चीज टूटती है। तो एक चीज ये भी हो रही है कि AgCl कन्वर्ट हो रहा है Ag में। देखो यहाँ AgCl लिखा मैंने, Ag प्लस नहीं लिखा, क्योंकि AgCl एक PPT है। अब ध्यान से देखने वाली बात यह है कि ऐसा कहाँ लिखा हुआ है, तो देखें सबसे पहले ये H2KCl लिखा है, ये गलत हो गया, AgCl ये भी गलत हो गया, H2HCl देखो 0 से ये +1 लिखा है, ये सही हो सकता है। अच्छा ऐसा तो यहाँ भी लिखा है 0 से +1, ये देखो H2H प्लस लिखा है ना, HCl मतलब HCl तो आए स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है ना, H प्लस और Cl माइनस से टूट जाएगा ये। पर AgCl Ag में कन्वर्ट हो रहा है, यहाँ क्या लिखा है AgNO3 सॉल्यूशन कन्वर्ट हो रहा है Ag में ना, ये थोड़ी ना हो रहा है, हमारा AgCl कन्वर्ट हो रहा है Ag में। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर आपका 2। ठीक है, ये Cl माइनस हालांकि कोई काम नहीं है बट फिर भी लिख दिया हमने। अच्छा ये Pt क्या बता रहा है, ये Pt क्या बता रहा है, Pt बता रहा है कि आपका इलेक्ट्रोड जो है वो किस मटेरियल का बना है। जैसे चांदी सॉलिड होती है तो सॉलिड का तो इलेक्ट्रोड बन जाएगा, पर क्या H2 गैस होती है, क्या H2 गैस का इलेक्ट्रोड बनेगा क्या? नहीं, तो इलेक्ट्रोड किसका बना हुआ हमारा, प्लैटिनम का, इनर्ट इलेक्ट्रोड है। चलिए बढ़ेंगे आगे। स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। अब स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल क्या होता है, जैसे कोई आपकी मान लीजिए रिडक्शन प्रोसेस हो रही है, मैं बहुत दूसरे तरीके से बताता हूं, कहीं रिडक्शन प्रोसेस हो रही है, मान लीजिए M जो है Mn+ जो है वो n इलेक्ट्रॉन लेकर के M में कन्वर्ट हो रहा है, तो इस दौरान जो इसका स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगा वही आपका SRP कहलाता है। क्या कहलाता है? SRP। अब SRP जो है वो डिफरेंट सेल का, डिफरेंट इलेक्ट्रोड्स का डिफरेंट होगा, तो इसके लिए हम लोग यूज करते हैं इसके मेजरमेंट के लिए स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड में ये रिएक्शन होती है। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को आप ऐसे लिख सकते हो E0 H2/H+ या फिर E0 H+ H2। ये देखो ये रिडक्शन के लिए या ऑक्सीडेशन के लिए, इसको हमने 0 माना हुआ है, इसको हमने 0 माना हुआ है। ठीक है, ये देखिए उसका कंस्ट्रक्शन भी दिखाया जा रहा है। ये देखिए प्लैटिनम का वायर लगा हुआ है, प्लैटिनम का इलेक्ट्रोड है यहाँ पे देखिए H2 के आने जाने की जुगाड़ है, H+ आयन की कॉन्सेंट्रेशन यहाँ 1 मोलर लेते हैं, तो आपका इस रिप्रेजेंटेशन को कहा जाता है स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। इसका 298 केल्विन पे और 1 atm प्रेशर पे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल 0 मानते हैं। ठीक है, अब ये देखिए इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में डिफरेंट जब आपके पास SRP आ जाएंगे, जब अलग अलग SRP सबके आप कैलकुलेट कर लीजिए, उनको एक ऑर्डर में लगा दीजिए, बढ़ते हुए ऑर्डर में चाहे कम होते हुए ऑर्डर में, तो एक सीरीज बन जाएगी जिसे हम कहते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। जैसे यहाँ देखिए बनी हुई है लिथियम, कैल्शियम, पोटेशियम, कैल्शियम, ऐसे करते गोल्ड तक आपकी बनी हुई है। तो ये सब आपकी स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल आपके दिखाए जा रहे हैं। मैं तो कहता हूँ आप ये इलेक्ट्रोड सिस्टम में देखिए इस टाइप से वैल्यू भी बताई गई। मैं कहता हूँ इसमें कुछ याद कर लीजिएगा कि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में सबसे ऊपर होती हैं सेल मेटल्स, सेल का मतलब हो गया S ब्लॉक और एल्यूमिनियम। इसके बाद में जो आपके नेक्स्ट आती है जो हमारे लिए काम की है वो आएगी जिंक, आयरन, हाइड्रोजन, कॉपर, सिल्वर। इतना भी हमने याद कर लिया ना, हमारा काम काफी हद तक हो जाएगा। ठीक है, अब देखो यहां से यहां जाएंगे
तो हमारा ई नॉट आरपी बढ़ता है, रिडक्शन पोटेंशियल बढ़ता है, यानी एसआरपी बढ़ता है। तो एसआरपी बढ़ने से देखो होगा क्या, इसको ध्यान रखना। एसआरपी बढ़ने से मेटल की रिएक्टिविटी कम हो जाती है। मेटल की रिएक्टिविटी क्या हो जाती है? कम हो जाती है। और सुनो, एंड नॉन मेटल की रिएक्टिविटी बढ़ जाती है। क्यों? क्योंकि एसआरपी बढ़ रहा है, मतलब रिडक्शन पोटेंशियल बढ़ रहा है। इसका मतलब आप इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी बढ़ा रहे हैं। तो मेटल इज नॉट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, मेटल इलेक्ट्रॉन डोनर है। अगर वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने लगेगी, सो दैट मींस इट इज नॉट अ गुड मेटल। नॉन मेटल्स आर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करना चाहते हैं। ठीक है, चलिए बढ़ेंगे आगे। इतना याद कर लिया बहुत है। फिर देखिए लिखा हुआ है नेगेटिव ई नॉट में, सब डिटेल में लिखा हुआ है, इसमें हमको नहीं जाना है। बस एक चीज और लाइन रखनी है, मोर रिएक्टिव मेटल या मोर रिएक्टिव सब्सटेंस कैन डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव सब्सटेंस। मतलब जो मोर रिएक्टिव मेटल होगी वो लेस रिएक्टिव को डिस्प्लेस कर देगी। जैसे लिथियम है, लिथियम यहाँ पे सबसे ऊपर दिखाई गई है, तो मोर रिएक्टिव है। ये आपकी कॉपर को आराम से डिस्प्लेस कर देगी, सिल्वर को आराम से डिस्प्लेस कर देगी, हाइड्रोजन को आराम से डिस्प्लेस कर देगी। ठीक है, इसको ध्यान रखेंगे। फिर देखो लिखा हुआ मेटल अबव हाइड्रोजन कैन डिस्प्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम डाइल्यूट एसिड, वही सब जो मैंने डिटेल बताया वही लिखा है। ZnSO4 सॉल्यूशन स्टोर्ड इन कॉपर, बट ये सब आपका कुछ है। अब यहाँ पे हम आते हैं, कह रहे हैं देखिए आइडेंटिफाई द रिएक्शन फ्रॉम द फॉलोइंग हैविंग टॉप पोजीशन EMF सीरीज। कह रहा बताइए सबसे ज्यादा एसआरपी किसका होगा, ये पूछा जा रहा है। तो जो सबसे कम रिएक्टिव मेटल है उसका एसआरपी सबसे ज्यादा। तो कोई यहाँ पोटेशियम है, ये तो बहुत रिएक्टिव होती है, मैग्नीशियम भी ठीक ठाक रिएक्टिव, आयरन भी ठीक ठाक रिएक्टिव है, गोल्ड कोई रिएक्टिव ही नहीं है, इसका एसआरपी सबसे ज्यादा होगा। ठीक है, इसके अलावा देखिए क्या दिया है कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दिए हुए हैं कुछ। कह रहा है करेक्ट डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिड्यूसिंग पावर ऑफ मेटल। मैंने क्या बताया, मेटल की रिएक्टिविटी देखिए फिर से एक बार लिख लेते हैं। मेटल की रिएक्टिविटी और इसी को मेटल खुद का ऑक्सीडेशन करवाना चाहती है, तो आप इसे रिड्यूसिंग पावर भी बोल सकते हो। इसकी रिड्यूसिंग पावर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है आपकी 1/E0 RP। जितना E0 RP ज्यादा, मेटल की रिएक्टिविटी या रिड्यूसिंग पावर उतनी कम। अच्छा, नॉन मेटल अगर रिएक्टिविटी बोला जाए या फिर ऑक्सीडाइजिंग पावर अगर बोला जाए, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है E0 RP। ये दो कॉन्सेप्ट है, इसको ध्यान रखेंगे हम लोग। यहाँ क्या बोल रहे हैं देखिए, इन सबके E0 दिए हुए हैं, देख के बताइए इनमें से कह रहा है रिड्यूसिंग पावर का सही ऑर्डर क्या होगा। जिसका E0 SRP, जिसका SRP सबसे कम, वो सबसे ज्यादा रिएक्टिव। सबसे कम SRP किसका दिख रहा है, ये दिख रहा है -2.93 वोल्ट। किसका है ये है एल्यूमिनियम पोटेशियम का। तो सबसे ज्यादा रिड्यूसिंग पावर पोटेशियम की। सेकंड नंबर पे कम कौन है, -1.66, ये किसका है, एल्यूमिनियम का। सेकंड नंबर पे एल्यूमिनियम, लिखते चलते हैं। फिर किसका दिख रहा है हमको, -0.74, ये किसका है, क्रोमियम का। तो इसके बाद क्रोमियम। फिर क्या दिख रहा है हमको, 0.8, कौन है ये, सिल्वर। तो ये है KAlCr जी। ठीक है, यही ऑक्सीडाइजिंग पावर पूछी जाती तो शायद इसका उल्टा कर सकते थे। खैर छोड़िए, बढ़ेंगे हम आगे। अब देखिए इलेक्ट्रोकेमिकल सेल एंड गिव्स एनर्जी ऑफ द रिएक्शन, जो कि फॉर्मूला हम लोग पहले ही बात कर चुके हैं, डेल्टा G इक्वल्स टू -NFE, ये आपका फॉर्मूला लगता है। ठीक है, अब देखिए अगर जैसे ये लिखा हुआ है आपका ये Zn प्लस Cu2 प्लस Cu प्लस Zn2 प्लस, इसका डेल्टा G हम लोग लिखें तो -NFE से लिखा जाएगा। अब यहाँ इलेक्ट्रॉन कितने इन्वॉल्व हैं, जरा हम देखें, ध्यान से देखें भैया, इलेक्ट्रॉन कितने इन्वॉल्व हैं। तो इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हैं हमारे, देखना ये 0 है और ये +2 में है। तो कितने इलेक्ट्रॉन यहाँ एक्सचेंज हो रहे हैं, 2 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ n की वैल्यू 2 हो जाएगी। कितनी वैल्यू हो जाएगी n की, 2। तो यहाँ डेल्टा G का फॉर्मूला लगेगा -2Fe। क्या लगेगा, -2Fe। ठीक, अब देखो इस रिएक्शन को हमने 2 से इनटू कर दिया, तो अब रिएक्शन क्या हो गई, 2Zn ये सब हो गई। तो अब इलेक्ट्रॉन 2 थोड़ी ना फ्लो करेंगे, अब इलेक्ट्रॉन कितने फ्लो करेंगे, 4। पर ध्यान रखना
अगर इसके लिए, इस रिएक्शन के लिए ई नॉट की वैल्यू x है, तो पता है इस रिएक्शन के लिए भी ई नॉट की वैल्यू x ही रहेगी, ये 2x नहीं होगी, इट विल नॉट बी इक्वल्स टू 2x। आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि ये 2x ही क्यों रहेगी, ये x ही क्यों रहेगी, 2x क्यों नहीं हो जाएगी। देखें कितने लोग इसका जवाब दे पाते हैं। अच्छा, ये दो चीजों का एक साथ जवाब देना है। लेकिन देखो डेल्टा जी अब आपका 4fe हो गया, -4fe, ऊपर था -2fe, पर यहां डबल करने पे ये भी डबल हो गया। अब ये भी आपको ये दोनों चीजों का जवाब देना है कि ये बताइए ई नॉट डबल नहीं हुआ लेकिन डेल्टा जी आपका डबल हो गया। आपको कमेंट सेक्शन में बताना है ऐसा क्यों हुआ, ठीक है। अच्छा, ई कभी भी डायरेक्टली ऐड नहीं हो सकता, कभी भी आप दो रिएक्शन का डायरेक्ट ई ऐड नहीं कर सकते। डेल्टा जी आप डायरेक्टली ऐड कर सकते हैं, इस चीज को याद रखिएगा, काम आएगा हमारे क्वेश्चंस में। ठीक है, ये देखिए वही ये डेल्टा जी इक्वल्स टू -NF ई नॉट। अच्छा, ई सेल का एक और फॉर्मूला होता है, ई नॉट सेल का फॉर्मूला होता है ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड में ये जो आपके डेटा रखे जाते हैं कैथोड और एनोड वाले, ये आपके SRP रखे जाते हैं। कौन से रखे जाते हैं? SRP, मतलब स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। और ये दोनों क्या रखे जाते हैं? RP, रिडक्शन पोटेंशियल। क्यों रखे जाते हैं? क्योंकि यही आपके डिफॉल्ट पोटेंशियल है। ऑक्सीडेशन को डिफॉल्ट नहीं माना गया यहाँ पे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में, IUPAC ने रिडक्शन को डिफॉल्ट प्रोसेस मानते हुए आपके फॉर्मूले वगैरह डिफाइन किए हैं। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं भाई, काफी बड़ा चैप्टर है ये। देखिए क्या लिखा है, फॉर अ सेल Cu/Cu2 प्लस 0.001 m, ये सेल बना हुआ है, सेल पोटेंशियल इज फाउंड टू बी दिस, द मैग्नीट्यूड ऑफ स्टैंडर्ड पोटेंशियल फॉर Cu/Cu2 प्लस इज। इसको करने से पहले हमें एक इक्वेशन समझनी पड़ेगी, वो है नस्ट इक्वेशन। ये इक्वेशन हम लोग रट लें तो बहुत अच्छा रहेगा। वैसे तो नस्ट इक्वेशन ये होती है E = E0 माइनस RT बाई एफ, ओहो हाँ, RT बाई NF ln Q। अच्छा, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, और E = E0 माइनस 2.303 RT बाई NF log Q। और 25 डिग्री सेल्सियस एंड 180 एम्पे, आप इसको थोड़ा ऐसा भी मॉडिफाई कर सकते हो, E = E0 माइनस 0.0591 अपॉन N log Q। ये नस्ट इक्वेशन है। Q क्या होता है? रिएक्शन कोशेंट। जो कि आपका प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट होता है। क्या होता है? प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको बढ़ाते हैं। हाँ, अब देखिए क्या कह रहा है, एक सेल है Cu/Cu2 प्लस Ag+/Ag, द सेल पोटेंशियल इज फाउंड टू बी 0.43, द मैग्नीट्यूड ऑफ स्टैंडर्ड पोटेंशियल ऑफ कॉपर 2+/कॉपर इज इतना। अब देखिए ये क्वेश्चन दे दिया गया, पहले तो हमें क्या करना चाहिए, सेल की सेल रिएक्शन लिखनी चाहिए। कॉपर किस में कन्वर्ट हो रहा है भैया? कॉपर 2+ में। कैसे कन्वर्ट हो रहा होगा? 2 इलेक्ट्रॉन लूज करके। Ag+ किस में कन्वर्ट हो रहा है? Ag में। कैसे कन्वर्ट हो रहा होगा? 1 इलेक्ट्रॉन गेन करके। सेल रिएक्शन बनाने के लिए पहले आपको इलेक्ट्रॉन बैलेंस करने होंगे, तो इस रिएक्शन को 2 से इंटू कर दीजिए। 2 से इंटू करने से क्या होगा भैया? देखो ये 2 2 2 इलेक्ट्रॉन बैलेंस हो गए, इन दोनों को ऐड कर दीजिए। ऐड करने से कॉपर प्लस 2Ag प्लस गिव्स क्या आ जाएगा? कॉपर 2 प्लस प्लस 2Ag। ये आपकी सेल रिएक्शन बन गई। अब इसके लिए अगर हम लोग Q की बात करें, Q, तो देखिए Q क्या होगा? प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट होता है, तो Q होगा प्रोडक्ट। प्रोडक्ट में देखो क्या है? कॉपर 2+ डिवाइडेड बाई Ag+ का स्क्वायर। कॉपर 2+ कितना दिया हुआ है हमको? 0.001 डिवाइडेड बाई Ag+ कितना? 0.01 का स्क्वायर, 10⁻³ डिवाइडेड बाई 10⁻² का स्क्वायर, 10⁻⁴, ये आ जाएगा आपका 10। 10⁻³ अपॉन 10⁻⁴ कितना आएगा? 10। Q 10 आ गया। तो E कितना आ जाएगा? E होता है E0 माइनस E सेल इक्वल्स टू E0 सेल माइनस 0.06, इन्होंने देखो 0.06 बोला हुआ है, तो मैंने डायरेक्ट वही ले लिया, अपॉन N की जगह पे 2 इलेक्ट्रॉन, log Q। E सेल दिया हुआ है 0.43,
तो 0.43 इक्वल्स टू ई नॉट सेल माइनस 0.03 log 10, log 10 की वैल्यू 1। तो ई नॉट सेल यहां से आ जाएगा, क्या आ जाएगा जरा देखो, ई नॉट सेल आ जाएगा 0.47 है, सॉरी, तो सॉरी 43 है, आई एम सो सॉरी, क्या कर रहा हूं मैं, तो 0.03 इधर जाएगा तो 0.46 हो जाएगा वोल्ट ना। अब देखो ये ई नॉट सेल आ चुका है, अब ई नॉट सेल कैसे लिखा जाएगा जरा देखो, यहां से हम आगे बढ़ा रहे हैं, फिर कैसे लिख सकते हैं ई नॉट सेल को, ई नॉट सेल को लिख सकते हैं ई नॉट सेल इक्वल्स टू ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड, ठीक, यानी 0.46 इक्वल्स टू ई नॉट कैथोड, देखो कितना कैथोड, कैथोड किसका बना है, सिल्वर का, सिल्वर का ई नॉट दिया हुआ है, रेड 0.80, ये देखिए दिया हुआ है ये, माइनस ई नॉट कैथोड, एनोड, एनोड पे कौन है, कॉपर 2 प्लस ऑब्लिक कॉपर, यही वैल्यू निकालनी है, कितनी आ जाएगी, ये इसको इधर ले जाएंगे, ये इधर आएगा, ये 0 पॉइंट मेरे ख्याल से 34 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, ई नॉट की वैल्यू 0.34, इसे हम क्या लिख सकते हैं 34 इंटू 10⁻²। तो देखिए ये आपका ये वाला मैच कर रहा है, ठीक है, ऐसे करके हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, ठीक ठाक क्वेश्चन हो गया। चलिए बढ़ेंगे आगे। जिंक सिल्वर ऑक्साइड सेल इज यूज्ड टू इलेक्ट्रिक वॉचेस, बोला जा रहा है रिएक्शन दी गई है, फिर बोला जा रहा है एफ इतना है तो डेल्टा जी नॉट क्या होगा। बहुत आसान क्वेश्चन है, जरा देखिए, दो इलेक्ट्रॉन है दोनों में, जिंक सिल्वर ऑक्साइड को यूज किया है, अब आपसे कहा जा रहा है इसका डेल्टा जी नॉट क्या होगा। तो डेल्टा जी नॉट का फॉर्मूला क्या होगा सेल का, माइनस एन एफ ई नॉट सेल, या सुनो अब ई नॉट सेल क्या हो जाएगा, ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। अब बस आपको ये डिसाइड करना है कि इन दोनों में हम किसका एनोड बनाएंगे किसका कैथोड बनाएंगे। तो देखो यहां क्या लिखा है, इसका ई नॉट नेगेटिव है, यानी ये अपना इलेक्ट्रॉन लेकर के रिडक्शन नहीं करवाना चाहता, तो अगर ये रिडक्शन नहीं करवाना चाहता है तो इसका रिडक्शन करवाना मुश्किल होगा, इसको एनोड पे डाल दो, ठीक। और ये देखो ये सिल्वर ऑक्साइड वाला है, 2 इलेक्ट्रॉन लेके Ag1, इसका ई नॉट पॉजिटिव है, यानी ये रिडक्शन करवाना चाह रहा है, तो इसको भाई कैथोड पे डाल दो, ठीक। तो ई नॉट कैथोड, कैथोड की जगह पता है क्या ई नॉट रखोगे 0.344 माइनस एनोड की जगह क्या रखोगे 0.760, यहां से तुम्हारा ई नॉट सेल आ जाएगा। एन की वैल्यू क्या होगी, 2 इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हो रहे हैं, तो एन की वैल्यू 2 हो जाएगी। जब सेल बनाओगे तो ये इलेक्ट्रॉन कैंसिल होंगे, तो 2 इलेक्ट्रॉन है तो ये कैंसिल होकर 2 एन की वैल्यू 2 आ जाएगी, तो -2 एफ की जगह 96500, ई की जगह पे ई नॉट सेल की जगह जो ये हमने कैलकुलेट करेंगे, ये माइनस है, ठीक है, इसको वैल्यू डालिएगा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ, इसको आपको खुद से करना है। चलिए आगे बढ़ेंगे। कह रहा है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में ऑफ रिडक्शन ऑफ लेड एट स्टैंडर्ड प्री टेम्परेचर ई नॉट Pb2 प्लस ऑब्लिक Pbm दिया हुआ है, Pb4 प्लस ऑब्लिक Pn दिया हुआ है, Pb2 प्लस ऑब्लिक Pb4 प्लस m माइनस xn दिया है। कह रहा है x की वैल्यू क्या होगी, ये बढ़िया सवाल है, इस टाइप का क्वेश्चन हमने अभी तक नहीं किया है। कह रहा है देखिए Pb2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स गिव्स Pb, मैं नहीं कह रहा, क्वेश्चन है, डेटा दिया है, इसका ई नॉट दिया हुआ है x, और Pb4 प्लस से Pb यानी 4 इलेक्ट्रॉन लेकर के क्या बनेगा ये Pb, इसका ई नॉट दिया हुआ है आपका n, अच्छा सॉरी x नहीं दिया है, ये m दिया है और ये n दिया है। तो हमसे कह रहा है इसका कि Pb2 प्लस गिव्स Pb4 प्लस, ये कैसे होगा 2 इलेक्ट्रॉन लूज करने से, इसका ई नॉट है m माइनस xn, तो कह रहा है x क्या होगा बताइए। चलिए करते हैं। अब देखिए इसको पहले तो इन दोनों रिएक्शन की हेल्प से ये रिएक्शन डिराइव करते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि Pb4 प्लस मुझे राइट में चाहिए, तो दूसरी वाली रिएक्शन को रिवर्स कर दो, क्या आ जाएगा जरा देखना, Pb गिव्स Pb4 प्लस प्लस 4 इलेक्ट्रॉन। अब देखो रिएक्शन को पलटा है ना, तो ई नॉट आपका हो जाएगा माइनस n, ठीक। यहां देखो क्या है, और दूसरी पहली वाली इक्वेशन को एज इट इज रख दिया,
ये ई नॉट है आपका m। अच्छा अब इन दोनों को अगर हम ऐड कर दें क्या आ जाएगा जरा देखना, तो ऐड करने से दो इलेक्ट्रॉन यहाँ कैंसिल हो जाएंगे, Pb से Pb कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा Pb2 प्लस गिव्स Pb4 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। इसका ई नॉट देखो क्या हो जाएगा, इसका ई नॉट हो जाएगा क्या हो जाएगा, देखो ये दोनों को ऐड किया है तो ई नॉट क्या हो जाएगा, क्या ये हो जाएगा क्या -n + m, बोलो या सुनो, नो, ई नॉट डायरेक्टली ऐड नहीं होते, जब तक वो सेल के लिए फॉर्मूला है सेल वाला यूज करते हैं, बाकी कभी ई नॉट डायरेक्टली ऐड नहीं होते। ठीक, तो अब हम यहां क्या करेंगे, तो यहां हम लोग डेल्टा जी का कॉन्सेप्ट लगाएंगे। सबसे पहले यहां डेल्टा जी निकालेंगे, डेल्टा जी1 क्या आएगा जरा देखो -NFE, तो n कितना है 4, F E है -n, यहां देखो क्या लगेगा डेल्टा G2 क्या हो जाएगा, नॉट कर देना, ये हो जाएगा -2 F M, और यहां देखो ई नॉट क्या हो जाएगा, यहां ई नॉट हो जाएगा -n F और E को ई नॉट मान लिया, सॉरी ई नॉट नहीं, ये डेल्टा जी नॉट होगा। अब देखो ये दोनों ऐड करने से ये वाली रिएक्शन आई है, तो यानी पहला डेल्टा G1 प्लस डेल्टा G2 इक्वल्स टू डेल्टा G03, यानी ये ऐसे हो जाएगा डेल्टा G03 इक्वल्स टू डेल्टा G01 प्लस डेल्टा G02। अब यहां वैल्यू डालते हैं, -2 F E नॉट इक्वल्स टू, ये पहले m वाला लिख रहा हूं मैं, -2 F M माइनस प्लस हो जाएगा प्लस 4 F N। अब देखो ये 2F और ये 2 कैंसिल हो गए, यहां से ई नॉट आ रहा है, ये माइनस भी देखो कैंसिल हो गया, माइनस ये माइनस हो जाएगा, ये आ रहा है ई नॉट बराबर m-2n, क्या आ रहा है m-2n, यानी x की वैल्यू हमारी क्या दिख रही है 2 मार्क कर दीजिएगा। ठीक है, ऐसे करेंगे अगर आपका कोई सवाल बनता है। चलिए पढ़ेंगे आगे, कह रहा है फॉर द सेल रिएक्शन दी हुई है, ई नॉट सेल दिया हुआ है, स्टैंडर्ड गिव्स फ्री एनर्जी ऑफ द सेल पूछा है, वही बस डेल्टा जी नॉट इक्वल्स टू -NFE लगा दीजिएगा, आ जाएगा आंसर। ठीक है, ये आपके ऊपर ही हम छोड़ रहे हैं। ये नस्ट इक्वेशन, इसकी हम पहले ही बात कर चुके हैं ऑलरेडी, नस्ट इक्वेशन मैंने आपको पहले ही बता दिया। अच्छा, नस्ट इक्वेशन से इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकाला जा सकता है, ये देखो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालना मैंने नहीं बताया, अब हमने ये तो डिराइव कर ही लिया था, ये तो हमने आपको बता ही दिया था ये क्यों है। तो आप जब इक्विलिब्रियम आएगा तो इक्विलिब्रियम पे हमारा सेल काम करना बंद कर देता है, तो ई सेल 0 हो जाता है, तो अब प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट जो क्यू होता है ये वास्तव में के इक्विलिब्रियम के बराबर हो जाता है, यानी KC KP के बराबर हो जाता है। तो अब देखिए आपका ई नॉट सेल आ जाएगा 2.303 RT/NF log KC, ये आपका फॉर्मूला हो जाएगा। ठीक है, यहां पे आप 0.05 वाला भी वो भी लगा सकते हो, तो देखो log KC इक्वल्स टू n ई नॉट अप सेल अपॉन 0.0591, ये भी कर सकते हो आप। फिर देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है, इफ द ई नॉट सेल फॉर अ गिवन रिएक्शन इज नेगेटिव वैल्यू, ई नॉट सेल नेगेटिव है ई नॉट सेल क्या है नेगेटिव, तो ध्यान रखना ई नॉट सेल किसके इक्वल होता है, ई नॉट सेल इक्वल्स टू होता है 0.0591 अपॉन n log के इक्विलिब्रियम के। ठीक है, और डेल्टा जी नॉट किसके इक्वल होता है -NF ई नॉट के। तो अगर ई नॉट सेल नेगेटिव है तो log के इक्विलिब्रियम क्या होगा नेगेटिव, है ना भाई। अब log की कोई वैल्यू नेगेटिव, log की 1 की वैल्यू क्या होती है 0, तो अगर आप कह रहे हो log के अंदर की वैल्यू नेगेटिव आ रही है, log की वैल्यू नेगेटिव है, तो इसका एक ही मतलब होता है कि के इक्विलिब्रियम 1 से कम। और डेल्टा जी नॉट देखो अगर NFE ई नॉट सेल नेगेटिव है तो डेल्टा जी नॉट क्या हो जाएगा पॉजिटिव, तो यानी डेल्टा जी नॉट की वैल्यू 0 से ज्यादा है, ऐसा कहीं दिख रहा है, यस पहले ऑप्शन में दिख रहा है। ठीक है, चलिए पढ़ेंगे आगे। कह रहा था प्रेशर ऑफ H2 रिक्वायर्ड टू मेक द पोटेंशियल ऑफ H2 इलेक्ट्रोड 0 इन प्योर वाटर इज दिस। हाँ, ये बढ़िया सवाल है, इस टाइप का सवाल देखिए, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हमको H2 का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हमको यानी हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल 0 करना है। कह रहा है बताइए क्या प्रेशर रखेंगे प्योर वाटर में, तो यानी हमको पता है क्या 0 करना है, रिएक्शन ये हो रही है H प्लस या 2H प्लस कर दो गिव्स H2, हमको इसका E 0 करना है।
ठीक है, E0 करना है। तो इसके लिए कह रहा है प्रेशर ऑफ H2 क्या लेंगे, प्रेशर ऑफ H2 क्या लेंगे, और प्योर वाटर है। तो भैया नेक्स्ट इक्वेशन लगाते हैं। E इक्वल टू क्या होता है, E नॉट माइनस 0.06 बाई एन लॉग क्यू। E भी 0, ये भी 0। E नॉट तो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का 0 होता ही है, ये याद रखना, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का E नॉट 0 होता है। माइनस 0.06 बाई एन, एन कुछ भी हो, लॉग क्यू। अब देखो यार यहां से आ रहा है लॉग क्यू भी 0, ये तभी हो सकता है जब क्यू की वैल्यू 1 हो। अब क्यू क्या होता है, क्यू होता है प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। प्रोडक्ट में यहाँ क्या है, H2। देखो क्यू में अगर गैस है तो गैस का प्रेशर लेते हैं, आयन है तो आयन की मोलैरिटी लेते हैं। तो ये लिखा जाएगा प्रेशर ऑफ H2 डिवाइडेड बाई H प्लस आयन की कॉन्सेंट्रेशन का स्क्वायर। अब देखो प्रेशर ऑफ H2 क्या है, प्रेशर ऑफ H2 आ जाएगा H प्लस का स्क्वायर। अब प्योर वाटर है ना, तो प्योर वाटर में pH कितना होता है, 7 होता है। तो H प्लस आयन की कॉन्सेंट्रेशन होगी 10⁻⁷। तो यहां आपने लिख दिया 10⁻⁷ का स्क्वायर, जो कि सॉल्व करके कितना आ जाएगा 10⁻⁴। ये लीजिए, हो गया। ठीक है, चलिए पढ़ेंगे आगे। At 298 Kelvin, the standard electrode potential of Cu2 plus oblique Cu, Zn2 plus oblique Zn, Fe2 plus Fe इतना 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 कैन नॉट अकर। कौन सी रिएक्शन नहीं हो सकती, ये आपको सीधे चेक करना है। इसमें कौन, देखिए सब ये मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन मुझे दिख रही है। मोर रिएक्टिव मेटल लेस रिएक्टिव को डिस्प्लेस कर सकती है, लेस रिएक्टिव मोर रिएक्टिव को डिस्प्लेस नहीं कर सकती। इसमें सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन है, सबसे ज्यादा रिएक्टिव जिंक है, उसका देखो E0 सबसे, SRP सबसे कम है। तो अब आप खुद डिसाइड करेंगे कि इसमें कौन सी रिएक्शन नहीं हो पाएगी। पॉज करिए, मैं आंसर बता रहा हूं। आंसर है कौन सी रिएक्शन नहीं हो पाएगी, ये वाली, थर्ड वाली। इसमें सिल्वर कॉपर को डिस्प्लेस कर रहा है, सिल्वर लेस रिएक्टिव है और कॉपर ज्यादा रिएक्टिव है, ऐसा हो ही नहीं सकता। द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ फॉलोइंग हाफ सेल, ये देखिए हाफ सेल दिया हुआ है और ये पूछा जा रहा है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होगा। ठीक है, तो ये नेक्स्ट इक्वेशन का ही सवाल है। देखिए यहां क्या हो रहा है, x कन्वर्ट हो रहा है x2 प्लस में, और कैसे हो रहा होगा, 2 इलेक्ट्रॉन लूज करके, और y2 प्लस कन्वर्ट हो रहा है y में, कैसे कन्वर्ट हो रहा होगा, 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके। तो नेट रिएक्शन क्या बनेगी, x प्लस y2 प्लस क्या बन जाएगा आपका, y प्लस x2 प्लस। ठीक है, इसका अब हम लोग E0 सेल, सॉरी इसका जो E0 है, E सेल है, ये हमको निकालना है, ये निकालना है। अच्छा, कुछ डेटा दिया गया है, इसमें कुछ आई थिंक एरर है। एरर इज समथिंग लाइक कि देखिए यहाँ पे मेरे ख्याल से y2 प्लस होना चाहिए, मैं इसको y2 प्लस मानते हुए चलो, इसमें 3 प्लस लिखा हुआ है, टाइपिंग ही कुछ एरर, आइदर यहाँ y3 प्लस होना चाहिए, यहाँ y3 प्लस होना चाहिए। पर मैंने यहाँ पे रिएक्शन लिख दिया यार, तो मेरा मन नहीं कर रहा है कि ऊपर वाले को y2 प्लस करूँ, तो मैं इसको y2 प्लस मान रहा हूँ। तो अब देखिए यहाँ पे हम लोग पहले ई सेल कैसे निकलेगा, नेक्स्ट इक्वेशन से कैसे बनेंगे नेक्स्ट इक्वेशन, E0 सेल माइनस 0.06 बाई एन, एन की वैल्यू 2 आई है, 2 इलेक्ट्रॉन है, लॉग क्यू, क्यू में आपका क्या होएगा, x2 प्लस प्रोडक्ट डिवाइडेड बाई क्या, रिएक्टेंट। ठीक है, हाँ अब देखो ये E0 सेल कितना है, E0 सेल कैसे निकालेंगे, E0 कैथोड माइनस E0 एनोड, ओ सॉरी E0 कैथोड माइनस E0 एनोड, यानी आ जाएगा 0.36 माइनस माइनस 2.36 माइनस 0.03 लॉग x2 प्लस कितना दिया 0.001 डिवाइड बाई, ये आ जाएगा मेरे ख्याल से 10⁻⁻1 करके देखिएगा। x2 प्लस की वैल्यू डालिए 0.001 डिवाइड बाई 0.01, या 0.10⁻⁻1 आ जाएगा। बस भैया इसको कैलकुलेट करना है, लेट्स सी कैन यू कैलकुलेट इट और नॉट, प्लीज कैलकुलेट करिए। और इसमें जो आंसर दिया हुआ है वो 275 इंटू 10⁻⁻2 दिया है, यानी 2.75, देखें आ रहा है या नहीं, चलिए चेक करते हैं, चलो हम ही कर लेते हैं। अब इसको करते हैं, कितना आ जाएगा ये 0.36 प्लस 2.36 माइनस आई गेस ये
0.10 -1 बाहर आ जाएगा, प्लस 0.03 हो जाएगा, तो यार है 2.75, हाँ ये आ रहा है, तो यानी 275 इंटू 10⁻² लिख सकते हैं इसको, तो ये वाला आंसर हो जाएगा फोर्थ। ये सही है, मैंने जो करेक्शन कराया ये सही है, y2 प्लस ऑब्लिक y है। हाँ ये देखिए नेक्स्ट इक्वेशन पे कई क्वेश्चन आते हैं यार, कहाँ आया था ये, जेईई मेन में आया हुआ क्वेश्चन है। फिर देखिए एक और ये भी क्वेश्चन है, ये नीट में आया हुआ क्वेश्चन है। क्या है क्वेश्चन जरा देखें, कह रहा है कुछ हाफ सेल दी हुई हैं रिएक्शन, फिर कह रहा है बताइए इनसे क्या कंक्लूजन निकाला जा सकता है, क्या परमैंगनेट आयन MnO4O2 लिबरेट करेगा फ्रॉम वाटर, यानी कह रहा है क्या ये रिएक्शन हो सकती है, कौन सी, MnO4 माइनस प्लस वाटर गिव्स O2, और ये जो आगे होना होगा Mn2 प्लस। मैंने पूरा वो रिएक्शन बनाई नहीं, मैंने पूरी रिएक्शन बनाई नहीं। MnO4 माइनस O2 लिबरेट करेगा ना, तो O2 लिबरेट कैसे होगा, O2 एज अ प्रोडक्ट आना चाहिए, तो इस रिएक्शन को मैंने उल्टा कर दिया, मन करे तो और लिख दो 2H प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, सब लिखना हो तो लिख दो। मैंने सोचा रिएक्शन कैसे सोची कि MnO4 माइनस O2 लिबरेट कर रहा है, यानी O2 प्रोडक्ट बनना चाहिए, तो यानी इस रिएक्शन को रिवर्स होना होगा, है ना, तो ये रिएक्शन रिवर्स होते ही ऑक्सीडेशन की रिएक्शन बन जाएगी, तो ऊपर MnO4 माइनस को रिड्यूस होना पड़ेगा, और वो ऑक्सीडेशन की रिएक्शन बन जाएगी तो MnO4 माइनस को रिड्यूस होना पड़ेगा। तो ये मैंने कुछ सोचा है कि MnO4 माइनस ऐसा कुछ करेगा, अगर करेगा तो अब मैं इसका E0 निकाल रहा हूं जरा। ये देखो ये +7 से +2 में गया है, यानी रिडक्शन है, तो ये कैथोड बन जाएगा, और ये -2 से देखो 0 में गया है, ये ऑक्सीडेशन हुआ है, तो ये एनोड बन जाएगा, तो E0 सेल इक्वल्स टू होगा E0 कैथोड माइनस E0 एनोड। कैथोड किसका बना हुआ है भैया, वहां कैथोड बना हुआ है MnO4 का, पर ये देखो देखना एक बार जरा ध्यान से, ये +2 से +7, ये SRP नहीं दिया है, ये SOP दिया है, इसको इन्वर्स करो, मतलब माइनस की जगह प्लस करके लिखो, ये दिया हुआ है माइनस, ये क्या दिया है, ये 0 से -2, ये SRP दिया है, तो SRP तो डायरेक्ट लिख सकते हो, कोई नहीं, -1.223, सॉल्व करने पे कितना आ जाएगा, ये 0 पॉइंट तो आएगा ही, 10 में से 3 जाएगा 7, यहाँ 10 बचेगा, 10 में 2 जाएगा 8, और ये 4 में से 2 जाएगा 2, 0.287 प्लस का आ रहा है, तो E0 सेल पॉजिटिव आ रहा है, तो इसका मतलब ये प्रोसेस हो जाएगी। E0 पॉजिटिव आने का क्या मतलब है कि ये प्रोसेस हो जाएगी, तो इसका आंसर होगा यस। तो यस कहाँ दिया है, यस यहाँ भी, यस यहाँ भी है, पर देखो यहाँ E0 सेल 2.773 दिया है, इतना नहीं आएगा, 0.287, ये आंसर फोर्थ वाला, ठीक है। फिर देखिए एक और ऐसा ही क्वेश्चन है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पूछ रहा है, E0 सेल दिया हुआ है, कर लोगे इसको, फॉर्मूला क्या लगाएंगे भैया, इन्वॉल्विंग 1 इलेक्ट्रॉन, N भी दिया हुआ है, फॉर्मूला लगेगा E0 सेल इक्वल्स टू 0.059 अपॉन N log के इक्विलिब्रियम, तो log के इक्विलिब्रियम कितना हो जाएगा, log के इक्विलिब्रियम हो जाएगा E0 सेल कितना दिया है 0.59 टाइम्स इलेक्ट्रॉन, N दिया हुआ है 1, मैं नहीं कह रहा, क्वेश्चन में दिया देखो 1 इलेक्ट्रॉन, और डिवाइडेड बाय 0.059, ये 10 आ रहा है log के इक्विलिब्रियम, तो के इक्विलिब्रियम आ जाएगा 10⁻10। हो काफी लंबा है भाई चैप्टर, इतने सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। फिर है फाइंड द EMF ऑफ सेल इन विच द फॉलोइंग रिएक्शन टेक्स प्लेस एट 298 केल्विन, E0 वगैरह ये सब दिया हुआ है। यार एक काम करो, इसको तुम खुद से निकालो, E0 सेल दिया है ना, नेक्स्ट इक्वेशन लगाओ, खुद से करो, ठीक है। वाओ व्हाट अ फर्जी ऑप्शंस, कितने घटिया ऑप्शन है, मत करो सॉल्व। देखो E0 सेल दिया 10.5 वोल्ट, तो यार E सेल भी 10 के ही तो आसपास होगा, E0 सेल अगर 10.5 है 10 के ही आसपास होगा, 9 हो सकता है, 11 हो सकता है, 10 के ही आसपास होगा। ये देखो 1.385 नहीं है आंसर, 1.05 नहीं है आंसर, 1.0385 नहीं है आंसर, ये है आंसर 10.4115। हो सो मैनी क्वेश्चंस यार, इतने क्वेश्चंस हो गए। कह रहा है ये एक है आपका ZnZnSO4 CuSO4 Cu, EMF ऑफ दिस डेनियल सेल इज E1,
व्हेन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ दिस चेंज फ्रॉम, कुछ कुछ बोल रहा है भैया डेटा, पहले मैं लिख लेता हूँ, हाँ देखिए इसका ईएमएफ यानी ई नॉट सेल दिया हुआ है E1, ठीक। बाद में कह रहा है कि ZnSO4 की मोलैरिटी को आप कर देना, कितना है कह रहा है, चेंज टू 1, इसको 1 कर देना, और एंड CuSO4 की मोलैरिटी को आप 0.01 m कर देना, तो ई सेल आपका हो जाएगा E2। तो कह रहा है बताइए E1 बड़ा होगा E2 बड़ा होगा, दोनों बराबर होंगे, ये सब पूछ रहा है। तो ये करने से पहले आपको नस्ट इक्वेशन लिखनी चाहिए। इसके पहले नस्ट इक्वेशन से पहले सेल इक्वेशन लिखिए। तो Zn कन्वर्ट हो रहा है ZnSO4 में यानी Zn2 प्लस में, ठीक है, और Cu2 प्लस CuSO4 है ना, तो Cu2 प्लस कन्वर्ट हो रहा है Cu में, तो नेट इक्वेशन क्या बनेगी, Zn प्लस Cu2 प्लस, यार मैं तो कहूँ ना जिंक और कॉपर वाली रट लो यार, ये बार बार बनानी ना पड़े, ठीक। अब देखिए इसकी नस्ट इक्वेशन कैसे लिखी जाएगी, इक्वल्स टू ई नॉट माइनस 0.06 अपॉन एंड 6 कर दिया एन लॉग क्यू। क्यू की जगह क्या लिखेंगे, प्रोडक्ट Zn2 प्लस, कॉपर सॉलिड है, सॉलिड को नहीं लिखते हैं नस्ट इक्वेशन में, डिवाइडेड बाई कॉपर 2 प्लस, ये लीजिए। अब देखो ध्यान से देखना, अगर कॉपर 2 प्लस बढ़ाओगे, सुनना या मैं लिख देता हूं यहां, अगर Zn2 प्लस बढ़ाओगे, ठीक, तो Zn2 प्लस बढ़ाने से लॉग बढ़ जाएगा, है ना, Zn2 प्लस बढ़ाओगे तो ये लॉग बढ़ जाएगा, लॉग बढ़ने से E से E0 में से माइनस करोगे तो बड़ी चीज माइनस होगी, तो E सेल की वैल्यू कम हो जाएगी, तो इससे आपका E सेल कम हो जाएगा। और अगर आप कॉपर 2 प्लस बढ़ाओगे तो क्या होगा, तो लॉग की वैल्यू कम हो जाएगी, लॉग की वैल्यू कम होने से E0 में से छोटी चीज माइनस होगी, तो E सेल की वैल्यू बढ़ जाएगी। तो आपको बस इस डेटा में ये चेक करना है कि कहां कॉपर, अगर E बड़ा है तो कॉपर 2 प्लस कहां ज्यादा है। तो देखो पहले वाले केस में कॉपर 2 प्लस 1 है, दूसरे वाले केस में कॉपर कम हो गया, तो कॉपर कम होने से E सेल कम हो जाएगा, तो E1 जो है ये बड़ा आना चाहिए, E2 को क्या आना चाहिए, छोटा आना चाहिए, बस हो गया। लीजिए छोटा सा क्वेश्चन, चलिए बढ़ते हैं आगे। अब आते हैं बैटरीज। बैटरीज क्या होती हैं, बैटरीज मतलब कॉम्बिनेशन ऑफ सेल को बैटरी कहते हैं। दो टाइप की बैटरी होती है, एक आपकी होती है प्राइमरी, एक होती है आपकी सेकेंडरी। प्राइमरी मतलब रीयूजेबल, जिसको हम लोग जिसको हम नॉन रीयूजेबल, जिसको हम दोबारा यूज नहीं कर सकते। सेकेंडरी का मतलब होता है रीयूजेबल। आपके प्राइमरी बैटरी का अच्छा एग्जाम्पल है लेक्लांशिया सेल और मरकरी सेल। लेक्लांशिया सेल में देखिए एनोड होता है जिंक का, कैथोड होता है कार्बन रॉड का, सराउंडेड रहता है पाउडर MnO2 और कार्बन से। आपका जो स्पेस होता है वो फिल्ड रहता है मॉइस्ट पेस्ट ऑफ NH4Cl एंड ZnCl2। ये आपका डायग्राम हो गया। ये आपकी रिएक्शंस इन्वॉल्व हो गई, इन रिएक्शंस को देख लेंगे। Zn कन्वर्ट होता है Zn2 प्लस में, MnO2 कन्वर्ट होता है MnOH में, NH3 में, यानी Mn4 प्लस से 3 प्लस में कन्वर्ट होता है, ठीक। ये जो NH3 गैस निकलती है जिंक 2 प्लस के साथ मिलकर कॉम्प्लेक्स बना लेती है। इसका E सेल 1.5 होता है, बट समय के साथ ये कम होता रहता है, ठीक है। अब मरकरी सेल में आते हैं। मरकरी सेल में क्या है, एनोड आपका जिंक अमेलगम का है, जिंक अमेलगम का, कैथोड आपका मिक्सचर ऑफ HgO और कार्बन है। पेस्ट इलेक्ट्रोलाइट जो है पेस्ट ऑफ KOH एंड Zn और KOH आपका इलेक्ट्रोलाइट के काम करते हैं। एनोड पे क्या होता है, जिंक कन्वर्ट होता है OH माइनस से कंबाइंड होकर ZnO में, कैथोड पे HgO कन्वर्ट होता है Hg में। इसकी ओवरऑल सेल रिएक्शन बड़ी इंपॉर्टेंट है। ये देखिए इसमें कोई भी आयन नहीं दिख रहा है, तो इसका एक भी आयन नहीं है, तो इसका Q1 हो जाएगा। Q1 होते ही E लॉग Q0 हो जाएगा, तो आपका E की वैल्यू हमेशा E0 सेल ही रहेगी। तो इसका E0 सेल इज ऑलवेज कांस्टेंट 1.35 वोल्ट, ऑलवेज कांस्टेंट। नस्ट इक्वेशन है, ये कभी E0 चेंज नहीं होता। ये मरकरी सेल क्या होता है ना, ये जो घड़ी में पड़ता है, हमारी रिस्ट वॉच में जो कानों की मशीन आती है उसमें पड़ता है, तो इसका हमेशा E सेल कांस्टेंट रहता है, कभी चेंज नहीं होता। सेकेंडरी बैटरी, सेकेंडरी बैटरी मतलब जो आपकी रीयूजेबल हो, जिसका बढ़िया एग्जांपल है आपका लेड स्टोरेज बैटरी। इसमें क्या होता है, आपका लेड का एनोड जो होता है वो लेड प्लेट्स की बनी होती है, और आपका जो कैथोड होता है वो ग्रिड ऑफ लेड होता है विच इज पैक्ड, वो ग्रिड ऑफ लेड विच इज पैक्ड विद लेड ऑक्साइड PbO2। इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, 38% सॉल्यूशन ऑफ H2SO4।
एनोड पे रिएक्शन क्या होती है, पीबी कन्वर्ट होता है पीबीएसओ4 में और पीबीओ2 भी कन्वर्ट होता है पीबीएसओ4 में। इस दौरान H2SO4 आपका यूज होता है, ये डिस्चार्जिंग की रिएक्शन है। कौन सी रिएक्शन है, डिस्चार्जिंग। इस दौरान देखो आपका H2SO4 यूज हो रहा है, कंज्यूम हो रहा है, H2SO4 खत्म हो जाएगा, एसिड खत्म हो जाएगा तो पीएच बढ़ जाएगा। जब भी डिस्चार्जिंग होती है लेड स्टोरेज बैटरी की तो पीएच आपका बढ़ जाता है। और जब हमारा डिस्चार्जिंग हो चार्जिंग होगी तो चार्जिंग होने में यही कहानी जस्ट रिवर्स हो जाएगी। रिवर्स होने का मतलब PbSO4 प्लस H2O गिव्स ये बन जाएगा। तो डिस्चार्जिंग के दौरान H2SO4 कम होता है, चार्जिंग में H2SO4 बढ़ता है, चार्जिंग के दौरान पीएच कम हो जाता है। निकैड, निकल कैडमियम बैटरी। निकैड सेल क्या होता है, निकैड सेल में आपका एनोड जो है वो कैडमियम का बना होगा, आपका जो कैथोड है हाइड्रेटेड निकल ऑक्साइड और निकल। एक्वस सॉल्यूशन ऑफ KOH हमारा इलेक्ट्रोलाइट है, इसकी लंबी लाइफ होती है, इट्स हैज लॉन्गर लाइफ, लेकिन ये कॉस्टली है तो हम इसको ज्यादा यूज नहीं करते हैं। ये देखिए ये रिएक्शन है इसकी, ये इसको यूज नहीं किया जाता क्योंकि ये बहुत कॉस्टली है, बहुत एनसीईआरटी में भी लिखा है कि कॉस्टली होता है, अच्छा होता है, एफिशिएंट होता है, लॉन्गर लाइफ होती है, बट फिर भी यार हम लोग कहते हैं सस्ता काम में काम चलाओ। फ्यूल सेल, फ्यूल सेल क्या होता है कि ये कुछ ऐसे गैल्वेनिक सेल होते हैं जो किसी रिएक्शन की जो केमिकल एनर्जी निकलती है उसको डायरेक्ट कन्वर्ट करते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। जैसे हाइड्रोजन फ्यूल सेल, मीथेन फ्यूल सेल, मिथेनॉल फ्यूल सेल, डायरेक्टली इनकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्जन होता है। अब जैसे ये देखिए फ्यूल सेल का एक डायग्राम आपको दिखाया जा रहा है, इसमें क्या है आपका, ये देखिए एनोड है आपका, ये कैथोड है। एनोड में देखिए आपका किसका बना होता है, कार्बन का बना होता है एनोड, और पोरस कार्बन होता है ये। यहाँ देखिए ऑक्सीडेशन है H2 प्लस OH माइनस गिव्स H2O प्लस 4H, और यहाँ रिडक्शन है O2 प्लस 2H2O प्लस 4 इलेक्ट्रॉन गिव्स 4OH माइनस। जो नेट रिएक्शन बनेगी किसी भी फ्यूल सेल की, मैं लिख देता हूँ, वो डायरेक्ट आपकी ये रिएक्शन बनाई जाती है, कंबशन की रिएक्शन, यानी हाइड्रोजन फ्यूल सेल की ये रिएक्शन होगी नेट रिएक्शन, मीथेन फ्यूल सेल की ये रिएक्शन होगी। इसमें N निकालने के लिए पूछा जा सकता है कि कितने इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हैं। तो देखो यहाँ H की ऑक्सीडेशन नंबर 0, यहाँ +1 है, ये 2 1 का चेंज आ रहा है, पर वो 1 H के लिए आ रहा है। हमारे पास यहाँ कितने H दिख रहे हैं हमें, 2, तो इसके लिए N की वैल्यू होगी 1 × 2 यानी कि 2। ठीक है, अब जैसे किसी ने कहा कि यहाँ बताइए आपका N कितना होगा, तो देखिए यहाँ O है 0 पे और यहाँ किस पे जा रहा है वो -2 पे, तो O 0 से -2 जा रहा है। ठीक, तो यानी कि O 0 से -2 जा रहा है, तो एक O 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है। तो हमारे पास कितने O हैं, 2 × 2 = 4, तो 4 ऑक्सीजन कितने इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, 2 × 4 यानी कितना, 8 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। तो यहाँ N की वैल्यू क्या हो जाएगी, 8 हो जाएगी। तो N हमको निकालना आना चाहिए, सवाल बन सकता है। फिर देखिए क्या है, दिस सेल वॉज यूज फॉर प्रोवाइडिंग इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन अपोलो स्पेस प्रोग्राम। ये हाइड्रोजन फ्यूल सेल वहां यूज हुआ था अपोलो स्पेस प्रोग्राम में। सेल कंसिस्ट ऑफ 3 कंपार्टमेंट, जो मैंने आपको दिखाया, कार्बन इलेक्ट्रोड्स होते हैं, आपका फाइनली डिवाइडेड प्लैटिनम निकल, प्लैटिनम पैलेडियम, ये आपका कैटलिस्ट की तरह वो काम आता है। H2O2 गैस को हम लोग डिफरेंट कंपार्टमेंट में डालते हैं, KOH वगैरह इलेक्ट्रोलाइट होता है। आगे की रिएक्शन हमने देखी ली थी, ये देखिए रिएक्शन लिखी है, H2 प्लस 4OH माइनस गिव्स H2O, ये रिएक्शन लिखी है। ओवरऑल देखो 2H2 प्लस O2 गिव्स 2H2, मतलब H2 का कंबशन हो रहा है। अच्छा देखो यहाँ प्रोडक्ट है वाटर, वाटर के वेपर बनते हैं, तो इन वाटर वेपर को कंडेंस करके आप चाहो तो सॉल्ट वगैरह मिला करके पीने के योग्य भी बना सकते हो। और ये जो होते हैं पोल्यूशन फ्री होते हैं, इनकी एफिशिएंसी बहुत हाई होती है, 70% के अप्रॉक्स होती है। वहीं जो हमारे नॉर्मल थर्मल पावर प्लांट होती है उनकी एफिशिएंसी हार्डली 40% होती है। ठीक है, ये देखिए एफिशिएंसी का फॉर्मूला भी दिया फ्यूल सेल का, यूजफुल वर्क डन विच इज डेल्टा G0 डिवाइड बाय डेल्टा H0 × 100, ये एफिशिएंसी का फॉर्मूला है। अब ये आपको खुद से इसको करना है, इस वाले क्वेश्चन को ट्राई करिएगा। अच्छा, अब ये देखिए लेड स्टोरेज बैटरी के बारे में कुछ बातें लिखी हुई हैं, जैसे लिखा हुआ है ड्यूरिंग चार्जिंग ऑफ बैटरी PbSO4 ऑन एनोड इज कन्वर्टेड इनटू PbO2। तो चार्जिंग में PbSO4 PbO2 में कन्वर्ट होता है, नहीं, चार्जिंग में PbO2 नहीं, चार्जिंग में आपका ऑन एनोड कन्वर्टेड, हाँ एक सेकेंड इसको ध्यान में रखेंगे, लिखा ड्यूरिंग चार्जिंग ऑफ बैटरी PbSO4 ऑन कैथोड इज कन्वर्टेड इनटू PbO2। ओके, फिर इसके बाद में लिखा हुआ है कि lead storage battery consists of grid of lead packed with PbO2 as anode. lead storage battery has 38% of solution of H2SO4 as electrolyte। जरा देखिएगा हमने क्या बताया था आपका, यहाँ एनोड क्या होता है,
एनोड होता है लेड पैक्ड विद सॉरी लेड होता है एनोड, और जो कैथोड होता है वो किसका होता है, ग्रिड ऑफ लेड पैक्ड विद PbO2। ठीक, अब PbO2 की रिएक्शन कहां होगी, कैथोड पे होगी, और एनोड पे किसकी रिएक्शन होगी, Pb की। तो देखो पहला ऑप्शन, ड्यूरिंग चार्जिंग PbSO4 ऑन एनोड इज कन्वर्टेड इनटू PbO2। भैया PbO2 इज नॉट ऑन एनोड, PbO2 कैथोड पे है, तो ये जो एनोड वर्ल्ड लिखा है ये गलत आ गया, ये नहीं होना चाहिए। दूसरा देखते हैं, ड्यूरिंग चार्जिंग ऑफ बैटरी PbSO4 ऑन कैथोड इज कन्वर्टेड इनटू PbO2। यस ये सही है। लेड स्टोरेज बैटरी कंसिस्ट ऑफ ग्रेड ऑफ लेड पैक्ड विद PbO2 एज एनोड ना, ये तो एज ए कैथोड होता है, तो ये भी गलत हो गया हमारा। और लेड स्टोरेज में 38% हमारा H2SO4 होता है। यस ये सही है हमारा, तो सही है हमारा कौन सा है, बी एंड डी ओनली। चलिए बढ़ेंगे आगे। कोरोजन, कोरोजन क्या है, ये एक आपका मतलब अपर लेयर अगर आपकी किसी सब्सटेंस की खराब होती है तो उस प्रोसेस को हम लोग कोरोजन का नाम देते हैं। ठीक है, अब कोरोजन में हमारा जो बढ़िया एग्जाम्पल है वो रस्टिंग ऑफ आयरन है, टार्निशिंग ऑफ सिल्वर है, ग्रीन कोटिंग जो कॉपर ब्रास वगैरह पे जमा हो जाती है वो आपका कोरोजन के एग्जाम्पल है। अब आयरन लोहे की कैसे कोरोजन होता है, रस्टिंग कैसे होती है, तो देखिए एसेंशियल इलेक्ट्रोकेमिकल फिनोमेना, ये आपका इलेक्ट्रोकेमिकल फिनोमेना यानी इलेक्ट्रिकल और केमिकल दोनों एनर्जीज का इन्वॉल्वमेंट है यहाँ पे। अब देखिए इसमें रिएक्शन कैसे होती है, आयरन ऑक्सीडाइज होता है Fe2+ में। ठीक, आयरन ऑक्सीडाइज होता है Fe2+ में। अब देखो इसका रिडक्शन पोटेंशियल 0.44 है माइनस का, तो इसके लिए जो E0 होगा ना वो पता है कितना हो जाएगा, प्लस का 0.44। ठीक है, अब ये जो इलेक्ट्रॉन रिलीज हुए यानी ये कोई ना कोई ने गेन करेगा, इसका ऑक्सीडेशन हुआ है, किसी का रिडक्शन होना चाहिए। पता है किसका रिडक्शन होता है, O2 का। किसका रिडक्शन होता है, O2 का। और ये जो O2 होता है ये H+ गेन करता है और साथ में इलेक्ट्रॉन भी लेता है और कन्वर्ट हो जाता है H2O में। अब आप कहेंगे अरे ये H+ कहां से आ गया, तो ये H+ आता है आपका जो एयर में मॉइस्चर होगा, एयर में मॉइस्चर होता है, साथ में CO2 नाम की चीज भी होती है, CO2 होती है ना, तो ये दोनों मिलकर के क्या बना देंगे, H2CO3। और H2CO3 एक एसिड है जो थोड़ा बहुत टूट करके H+ और CO3 2- बना देगा। तो ये देखिए ये H+ यहाँ पे यूज हो रहा है, ये इलेक्ट्रॉन यहां यूज हो रहे हैं। ठीक है, इसका E0 क्या आएगा, इसका इसका E0 होता है 1.23 वोल्ट, जो कि खुद में पॉजिटिव है। तो देखो E0 ये भी पॉजिटिव होने की वजह से स्पॉन्टेनियस, ये भी पॉजिटिव होने की वजह से स्पॉन्टेनियस, तो रस्टिंग इज स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। ये देखिए लिखा भी हुआ है E0 की वैल्यू 1.23 वोल्ट। ओवरऑल रिएक्शन देखिए ये हो रही है, इसका E0 देखिए सेल आ जाएगा 1.67, वही कैथोड माइनस एनोड करके कर लेना। अब देखो ये जो आपका 1.67 आया, इसके बाद भी कहानी रुकती नहीं है। ये जो Fe2+ आयन है वो फर्दर ऑक्सीडाइज होता है एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन से और बनाता है Fe2O3.XH2O, और ये ब्राउन ब्राउन पपड़ी के रूप में, ब्राउन ब्राउन लेयर के रूप में अलग होता रहता है। इसी को ही रस्ट कहते हैं। इस रस्टिंग से कैसे प्रिवेंशन कर सकते हैं कि आप सरफेस को कवर कर दें, किसी पेंट से कवर कर दें, आप किसी केमिकल से कवर कर दें। एनसीईआरटी में एक एग्जांपल दिया बिस्फिनॉल का, बिस्फिनॉल से कवर कर सकते हैं। इसके अलावा आप किसी रिएक्टिव मेटल से कोटिंग कर दें, जैसे जिंक की कोटिंग कर दें, जैसे गैल्वेनाइजेशन कहते हैं, सैक्रिफिशियल लेयर बना देते हैं हम लोग। इसके अलावा आप क्या बोलते हैं, इसमें आप ग्रीसिंग कर सकते हैं, ऑयलिंग कर सकते हैं, पर ये सब टेम्परेरी हैं। आपका सैक्रिफिशियल लेयर बना देनी चाहिए। फिर देखिए लिखा हुआ सैक्रिफिशियल लेयर हमेशा मोर रिएक्टिव मेटल की बनती है, याद रखना। वो खुद अपना सैक्रिफाइस करेगी, खुद रिएक्ट करके खुद का कोरोजन कराएगी, पर आयरन को बचाएगी। तो देखिए लिखा है जिंक कैन बी कोटेड ऑन प्रोड्यूस गैल्वेनाइज्ड आयरन बट द रिवर्स इज नॉट पॉसिबल, इट इज बिकॉज पक्का जिंक की ज्यादा हाई रिएक्टिविटी होती होगी, जिंक इज मोर रिएक्टिव, जिंक ज्यादा रिएक्टिव होता है। इस ज्यादा रिएक्टिव होने के चलते आपका जिंक सैक्रिफिशियल लेयर बना सकता है, लेकिन आपका आयरन नहीं। तो जो ज्यादा रिएक्टिव होता है उसका SRP कम होता है। तो जिंक इज लाइटर देन आयरन, नहीं ये रीजन नहीं है। जिंक हैज लोअर मेल्टिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट को लेना ही नहीं है। जिंक हैज लोअर नेगेटिव इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, नहीं लोअर नेगेटिव नहीं, मोर नेगेटिव होगा, तभी तो ज्यादा रिएक्टिव बनेगा। यस ये देखिए जिंक हैज हायर नेगेटिव इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। थैंक यू सो मच। काफी बड़ा चैप्टर था बट हमने एक ही शॉट में इसको कवर किया है। तो अभी भी लेकिन अगर आपको कोई चीज क्लियर ना हो, टॉपिक में कोई डाउट हो,
या कोई चीज़ मैंने एक्सप्लेन की हो और आपको यहाँ समझ में नहीं आई हो, तो आप कमेंट सेक्शन में बताइए कि सर एक चीज़ एक बार इसको फिर से एक्सप्लेन कर दीजिए, मैं पक्का रिप्लाई करूँगा। इसके अलावा आप हमारे नियर बाई से आप अपने नियर बाई सेंटर यानी आलमबाग, हजरतगंज, अलीगंज, इनमें कहीं भी जा करके हमारे केमिस्ट्री एक्सपर्ट से बात कर सकते हैं, उनसे अपने डाउट्स डिस्कस कर सकते हैं। कोई टॉपिक आपको अगर नहीं समझ में आता है या कम समझ में आता है तो उसे और फिर से एक बार पढ़ सकते हैं। बाकी आपको मैं मिलूंगा फिर से एक बार नेक्स्ट वन शॉट की सीरीज में एक और एपिसोड के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, थैंक यू।